नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है मौसम वफ़ा और ये एक कंप्लीट नावल है, शॉर्ट नावल है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को मैं नहीं बताती कि ये राइटर कौन सी है, लेकिन आज मैं बता देती हूँ कि उम्मे मरियम, क्योंकि उम्मे मरियम के मैंने बहुत सारे नावल्स पढ़े हैं। तो ये उम्मे मरियम का नावल है और एज़ यूजुअल मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को और मुझे पसंद आएगा, क्योंकि मुझे इनके नावल्स अच्छे लगते हैं। लेकिन खैर, हम फिर भी कुछ नहीं कह सकते, ये तो पढ़ने के बाद ही अंदाज़ा होगा कि आया हमने सच सोचा था या नहीं सोचा था। और आज मैं थोड़ा सा हैप्पी हूँ, थोड़ा सा अ लिटिल बिट। गेम बहुत इफ़ेक्ट करती है भाई, जिनको पसंद हो थोड़ी बहुत। जैसे कि आज पाकिस्तान जीत गया है बांग्लादेश से। और ये वीडियो फिर आप लोगों को ना मैं बाद में देती हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं जिस दिन रिकॉर्ड करूँ फिर उससे नेक्स्ट डे दूँ या इस तरह से नहीं है। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि पहले से रखी हो, ताकि आप को गैप ना मिले, ठीक है। मतलब वीडियोज़ विदाउट एनी गैप आप लोगों को मिला करें। तो इसीलिए फिर मैं वो करती हूँ कि पहले ही रिकॉर्डिंग कर लूँ। लेकिन आज मैच था पाकिस्तान और बांग्लादेश का और पाकिस्तान जीत गया। लेकिन खैर इतनी खुशी नहीं हुई, क्योंकि बांग्लादेश भी हमारे लिए वैसे ही है, ज़ाहिर सी बात है। वो हम ऐसे ही समझते हैं कि वो अपने ही बहन भाई हैं और दो भाई आपस में होते हैं, खेल रहे होते हैं। लेकिन खैर मैच तो मैच था ना, तो वो पाकिस्तान जीत गया है आज। और फ़खर ने बहुत ज़बरदस्त खेला, उसने बहुत सिक्सेस लगाया और आई थिंक सो कि उसका तीसरा जो है वो तीसरे नंबर पर उसने सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सिक्स वो किया है। तो थोड़ी सी खुशी तो है, थोड़ी सी खुश तो हूँ। लेकिन होप सो कि वैसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान जाए, सेमीफाइनल खेले। और लेकिन डर लगता है, इतना ज़्यादा बोलने से भी डर लगता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। तो खैर होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा हो, बेहतर हो, बेहतरीन हो जो पाकिस्तान के लिए है। तो हम लोग जस्ट दुआई कर सकते हैं, आप लोग भी कीजिए, हम लोग भी करते हैं। और जो लोग जिन लोगों की टीम्स पहुंच गई हैं उन लोगों को कंग्रेचुलेशंस। और आप लोगों जैसे कि इंडिया की बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है इंडिया, बहुत रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेल रहा है, विराट कोहली बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है। बाकी मुझे ज़्यादातर लोगों का पता नहीं है और मैं अपनी टीम के अलावा किसी का मैच देखती नहीं हूँ, तो बस इतना ही मुझे आइडिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस नावल को, क्योंकि हमारा मेन तो यही है ना कि हमने नावल रीड करने हैं। तो आइए नावल को पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नावल कैसा होता है। महर हाउस में आज बहुत गहमा गहमी थी। फहाज हसन की बड़ी बेटी की शादी थी। कुछ मेहमान आ चुके थे, कुछ आ रहे थे, बहुत सोने अभी आना था। जितने लोग थे काम भी उतने ही थे। मामा हसन को पुकारते हुए सेकंड फ्लोर की सीढ़ियां उतरते हुए लाउंज में दाखिल हुई, जहां सोफे पर समाज और ऐना बैठी मेहंदी लगाने में मसरूफ़ थी। टीवी ऑन था, कोई म्यूज़िकल शो आ रहा था, मगर मतवज्जे दोनों ही ना थे। हसन कहाँ है? और अगर उससे देखना नहीं है तो बंद करने की ज़हमत ही गवारा कर लो, ख्वामखा का शूर। हसन का हमें पता नहीं है मामा, और ये हम देख नहीं सुन रहे हैं, चलने दे। ऐना अपने काम में मगन बोली थी। मामा झला सी गई। एक तो ये हसन भाई किसी छलावे से क्या कम होगा, अभी यहाँ था और अब गायब है। तुम ऐसा करो, हैदर का नंबर मिला के मुझ दो, उससे यही कहो सादिया को एयरपोर्ट से ले आए। लापरवाही देखो ज़रा इन बाप बेटों की, मजाल है जो किसी को फिक्र हो, हर काम का मुझे ही ध्यान रखना पड़ता है। ऐना ने मेहंदी की कोन साइड पर रखकर सेल फोन पर हैदर का नंबर डायल किया था, फिर मुंह बसूर कर सेल वापस टेबल पर रख दिया। सॉरी मामा, हैदर भाई का सेल ऑफ जा रहा है। इस इतला पे मामा के चेहरे के जाविये बिगड़ गए थे। तो अपने बाप को या चाचू को ही फ़ोन कर लो, जितना सबक दो उतना पड़ेगी मोहतरमा, मजाल है अपनी अक्ल भी इस्तेमाल कर ले। फ़्लाइट का टाइम हुआ जा रहा है और अभी यहाँ यही नहीं पता किसी को कि उन्हें लेने भी जाना है। ये लीजिए बेल जा रही है, खुद ही बात करें। ऐना ने नंबर डायल करके सेल फ़ोन उनकी जानिब बढ़ा दिया। जिसे कान से लगाए वो यूं ही कमरे से निकल गई थी। ममानी जान के साथ और कौन कौन आ रहा है? वाशिंगटन से। समाना अपने गुदाज मोमी हाथों की पुश्त पे ताज़ा गीली मेहंदी के नक्शो निगार को सताइशी निगाहों से तकते हुए नेम दराज होते हुए बोली, और किसने आना है? अना ही है, मामू तो शायद ही आए। उस रोज़ ममानी यही कह रही थी फ़ोन पर।
ऐना ने अपना हाथ हौले हौले दबाते हुए जवाब दिया। मेहंदी की कोन पकड़े रखने से उसके हाथ में दर्द शुरू हो गया था। लड़कियां भी तो माशाल्लाह इतनी सारी थी जिन्हें वो अकेली मेहंदी लगाने वाली थी। अना तो और भी खूबसूरत हो गई होगी। 1 साल पहले भेजी थी उसकी तस्वीरें मामू ने, जब उसकी 18वीं सालगिरह हुई थी। यार वो तो बिल्कुल अंग्रेज़ लगती है भाई, बिल्कुल वाइट। वो वाली तस्वीर याद है जिसमें उसने सफ़ेद फ्रॉक पहनी हुई थी, सिल्वर पट्टी वाली। माय गॉड, बिल्कुल अप्सरा लग रही थी। हाँ प्यारी तो वो है। ऐना ने तायद में सर हिलाया तो समाना एकदम जोश से उठ बैठी। यार वो मुझे तो इतनी प्यारी लगती है कि मेरा जी चाहता है उससे हमेशा के लिए इस घर में रख लूं, अपनी भाभी बनाकर। समाना की बात पे ऐना ने मुस्कुराकर उसके जोशीले अंदाज को देखा था, फिर हसानियत से बोली थी, अब इतनी भी जज्बाती मत हो, पता नहीं कैसा मिजाज हो उसका, वहीं पली बड़ी है, अल्लाह जाने हम लोग उसे पसंद भी आते हैं कि नहीं। क्यों नहीं आते, हम में भला कमी क्या है, शहजादों जैसे हैं हमारे भाई दोनों ही। समाना को ये बात पसंद नहीं आई थी, जब ही नफरत से बोली थी, ओहो तुम इस बहस में ना उलझो, जाओ चाय बनाकर पिलाओ मुझे, हशर हो गया मेरा, मेहंदी थोप थोप कर तुम सबको। ऐना ने बात ही ख़त्म कर दी। समाना ने घूर कर उसे देखा था। क्या मतलब मेहंदी ख़राब कर लूँ अपनी? यार किसी और से कहो ना। और किससे? आपा से ले दे के वहीं बचती हैं, मगर मैं उनसे नहीं कहूँगी। चंद दिन रह गए शादी में, बेचारी अभी तक काम करती फिर रही हैं। तो ना करने दो ना, तुम संभाल लो, वैसे भी तुम ही उनके बाद सलीकामंद बीबी हो। समाना ने बेनियाजी से कहकर टीवी की आवाज़ ऊंची कर दी। ऐना का मूड सख्त ख़राब हुआ था। शर्म तो आती नहीं है तुम्हें, बड़ी तुम हो और बातें मुझे सुनाती जा रही हो। असूलन अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मगर एहसास हो तब, है ना। वो जल्दी करती उठकर खुद चाय बनाने चली गई। समाना मगन से टीवी देख रही थी। बेतहाशा गोरी रंगत, सब्ज आंखें और स्याह बालों की लंबी सी चोटी, मलकूती नकूश की हामिल, ये दरमियाने कद की येलो फूलदार स्कर्ट और चिकन के सफ़ेद टॉप में मलबूस अपनी तमाम तर जाज़बियत दिलकशी के साथ महर हाउस के तमाम मकीनों के दरमियान गर्दन ताने बैठी लड़की अना है, जिसको देखने की चाह में ख़ानदान के कितने ही लड़के पागल हुए जा रहे थे। ख़ास तौर पे हसन तो स्पेशल तैयार होकर आया था कि उस पर वो पहला इम्प्रेशन ही बहुत ख़ास छोड़ना चाहता था। बेनियाजी और नफ़रत की अदा भी बिलखसूस अपनाई थी कि उसके ख्याल में लड़कियां मर्दों की इस खूबी पे जान देती थी। खाने के बाद वो सब लोग सादिया ममानी और अना को घेरे में लिए बैठे थे। बातें थी कि ख़त्म होने में नहीं आ रही थी। ख़ास तौर पर मामा तो अना के सदके वारी जा रही थी। कितनी सोहनी है मेरी धी, इसका नाम अना नहीं मोरिया होना चाहिए था। उनकी बात पे अना झींप गई थी, जबकि बाकी सब महफूज होकर कहके लगा रहे थे, यार ये तो मुझे देख ही नहीं रही। हसन बेनियाजी का तासुर देते हुए भी गोया उसी के सिमत मतवज्जे था। उसकी बेपरवाही पे चल बलाने लगा। सरमत की हंसी छूट गई। तुम्हें किसने कहा था 3,000 गर्क करने को, अब भुगतो। हसन ने जवाबन उसे घूरा, फिर मस्किन सी शक्ल बनाकर बोला था, यार कहानियों और ड्रामों वगैरह में तो ऐसी अमेरिकन पर कज़न्स शादी की तकरीब में शिरकत के बहाने, दर हकीकत अपने लिए बर ढूंढने ही आती हैं। मैं तो इसलिए। तो कौन सा, वो किसी और को सिलेक्ट कर चुकी। सब्र मेरी जान। सरमन ने तसल्ली भी अपने अंदाज में ही दी थी। वो ठंडी सांस भर के रह गया। रात को माइयों का फंक्शन था, सारी तैयारी हो चुकी थी, इंतज़ाम लॉन में था। अब लड़के लड़कियां अपनी तैयारी में मसरूफ़ थे। उनको समझ नहीं आ रही थी वो इस तकरीब के लिए कैसे कपड़े पहने। अना तो इसके लिए आज ही बुटीक से लंबी शर्ट, चुना हुआ दुपट्टा और चूड़ीदार पजामा लाई थी, जिस पे पटापटी का काम हुआ था, मगर वो इस किस्म के कपड़े पहनते हुए बहुत हिचकिचा रही थी। मगर समाना ने उसे कायल करके ही छोड़ा। अरे भाई, इतना नाजुक सा सरापा है तुम्हारा, बेफिक्र रहो, ये ड्रेस तुम पे बेतहाशा सूट करेगा, देख लेना। उसने इतने असरार से, इतनी मोहब्बत से कहा था कि अना को मज़ीद इनकार करना अच्छा नहीं लगा। समाना के कहने पे वो मुतहम्मिल सी कपड़े उठाए वॉशरूम में चली गई। 15 मिनट बाद नहाकर बाहर आई तो दुपट्टा कांधे की बजाय हाथ में पकड़ा हुआ था, जिसे आते ही उसने बेड पे फेंका और गीले बाल तौलिए से रगड़कर खुश करने लगी। समाना आपी, प्लीज़ मुझे हेयर ड्रायर दें ज़रा। बाल झटक कर पुष्ट पे गिराते हुए उसने मगन से अंदाज में कहा था, ओह स्वीटी, तुम ड्रायर से बाल सुखाती हो। खैर वो तो आप ही के कमरे में होगा, पता है ना उनके कमरे का, जाओ वहाँ से ले आओ, आप ही वहीं होंगी। ओके। उसने कुछ सोचा, फिर पढ़कर दरवाजे की सिम चल दी। समाना ने देखा उसका दुपट्टा वहीं बेड पर पड़ा था। उसे उसकी शान बेनियाजी पे बेख्तियार हंसी आई। अना डियर, ये दुपट्टा लेती जाओ यार, क्यों किसी बेचारे को कत्ल करने का इरादा है।
अपने जहर शिकन सरापे की चकाचौंध से। समाना ने वहीं से उसका दुपट्टा गोल मोल करके उसकी जानिब उछाला था। अना झिम सी गई। ओह सॉरी, मामा ने मुझे कहा भी था वहाँ दुपट्टा ज़रूर इस्तेमाल करना है, मगर फिर भी भूल गई। वो उसकी गहरी बात समझे बगैर ही खज्जल सी वजाहत देने के बाद दुपट्टा कांधे पे डालती बाहर आ गई। सेकंड फ्लोर पर सीढ़ियाँ के साथ ही शुरू होने वाले टेरेस पे जो खिड़की खुलती थी वहीं कमरा आपी का था। उसे याद रह गया था जब भी वो अगले चंद मिनट में उनके सामने थी। आपी मुझे ड्रायर चाहिए। आपी रुख फेरे अलमारी से कुछ ढूंढ रही थी। उसकी आवाज़ पे पलटे बगैर बोली थी, ड्रेसिंग की दराज में है, ले लो। उसने बढ़कर दराज खींची। ड्रायर मौजूद था जिसे उठाकर वह अजलत में वापस हुई थी। दरवाजे पे आके उसने दरवाज़ा खोलने को हाथ बढ़ाया ही था कि उसी पल बाहर से किसी ने पूरे ज़ोर से धकेला था। अगले ही पल वो बाहरी आबनूसी दरवाजे से टकराती लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हुई थी और झुकते हुए कराहने के अंदाज में अपना पाँव पकड़ के बैठ गई। ओह सॉरी मिस, मैं आपको देख नहीं सका, आपको चोट लगी है? आने वाला सटपटाकर उसके सामने पंजों के बल बैठा हुआ मुतफक्किराना सवाल कर रहा था। अना ने तकलीफ से भर आने वाली आंखों से उसे देखा। ब्लैक टू पीस में वो अच्छा खासा खोबरू सा लड़का था। अरे क्या हुआ? आप ही अलमारी के पट खुले छोड़कर भागी आई। इन्हें शायद चोट लग गई है। मैं तो अपने ध्यान में था, मुझे क्या पता था। अच्छा छोड़ो, इस दराज से मरहम निकाल लाओ हैदर। आप ही ने उसका हाथ पैर के अंगूठे से हटाकर देखा। मुतासरा जगह से खाल अखड़ चुकी थी और खून रस रहा था। दरवाजे में आ गया था। आप ही उसे सहारा देकर सोफे पर बिठा चुकी थी। मरहम लगाते हुए पूछा। नहीं, ड्रायर छूटकर पैर पे जा गिरा था। उसने खफा खफा से निगाह खामोश साइड पे खड़े हैदर पर डालकर गोया उसे ही जताया जो जज्बज हुआ था। अभी ठीक हो जाएगा। तुम क्यों हवा के घोड़े पर सवार भागे आ रहे थे? आप ही ने पहले उसे तसल्ली दी, फिर हैदर को झाड़ा था जिसका मूड खराब हो गया था। मुझे क्या पता था मोहतरमा से टक्कर हो जाएगी। हद होती है भाई, मामूली सा जख्म है फिर भी। उसे अक्सर अजनबी चेहरे के सामने अपनी इंसल्ट बुरी तरह महसूस हुई, जबकि वो माजरत भी कर चुका था। अना है ये, अली मामू की बेटी। पहचाना नहीं तुमने? आप ही ने अब के मूड बदलकर तारुफ करवाया था। नहीं पहचाना मैंने, कौन सा कभी देखा था पहले? वो जवाबन न रूठेपन से बोला था। आप ही को अचंभा हुआ। क्यों? हर साल तो मामू तस्वीरें भेजते हैं, फिर कैसे भूल गए? माफ़ कर दें, बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। आइंदा मामू तस्वीरें भेजेंगे तो मैं हर तस्वीर को 1 घंटा घूर कर सबके नकूच ज़रूर हिफ्ज़ कर लूँगा। वो बदमज़गी और अखाई से बोला था। अना को अजीब सी तौहीन महसूस हुई तो उठ खड़ी हुई थी। अरे माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हुई सूट में। पैर पे चोट भी लग गई, पता नहीं अब चला फिरा भी जाएगा ढंग से कि नहीं। आप ही ने जैसे अभी उसे ध्यान से देखा था बेख्तियार तारीफ की, फिर तासुफ ने घेर लिया। आप कहिए तो मैं इन्हें उठाए उठाए फिरता हूँ, जहाँ ये जाना चाहे मैं हाजिर। वो बेहद बदमिजाजी से बोला। अना को कुछ और भी सबकी का एहसास हुआ। वो लब खींचकर आगे बढ़ी, मगर इतनी ज़ोर से ड्रायर पैर पे गिरा था कि उसकी जान निकल गई थी और पैर पे गोया बोझ डालना दुश्वार था। वो लंगड़ा सी गई। क्या हो गया है हैदर? हद होती है भाई, बेहिस्सी और बदतमीज़ी की भी, मेहमान के सामने ही। फिर लंगड़ाती हुई अना पे नज़र पड़ी तो सरहद से उसके नज़दीक आई थी और उसका हाथ थाम लिया। कहाँ जा रही हो? यहाँ बैठो, मैं खुद अपनी गुड़िया के बाल सुखाती और सुलझाती हूँ। नो थैंक्स आपी, मैं खुद कर लूँगी। उसने तेज़ी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। पैर में दर्द का तूफान उठा था मगर उसने दांस्ता चाल में लंगड़ाहट नहीं आने दी। मगर सीढ़ियों तक पहुँचते पहुँचते जब जवाब दे गया था तो वहीं बैठकर नम आंखों से पैर सुलाने लगी। इतनी बहादुरी का क्या फ़ायदा जो नुकसान से 2-4 कर दे। आइए मैं छोड़ाऊँ आपको। उसकी गमगीन आवाज़ पे वो चौंक के मतवज्जे हुई। वह रेलिंग थामे बहुत इत्मीनान भरे अंदाज में उसे देख रहा था। आप मेरी जान छोड़ दें प्लीज़। किसी भी तरह वो खुद को तल्ख होने से नहीं बचा सकी। मर्जी है आपकी, वैसे इत्लान अर्ज़ है, लड़कियां मेरी ऐसे ऑफर्स का इंतज़ार किया करती हैं। उसके मगरूर लहजे में कुछ नहीं, बहुत कुछ होने का जाम था। अना का दिल जल कर रह गया। डैम इट, मैं ऐसी हर ऑफ़र को ऐसे ही ठुकरा दिया करती हूँ। अब तशरीफ़ ले जाइए। उसका लहजा बेहद कड़ा था। हैदर कांधे अचकाकर सीढ़ियाँ उतर गया, जबकि वो चलती हुई धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगी। मगर ध्यान में ही ऐना और सामिया आ गई थी। दरमियान में ही हमें भाई ने बताया कि तुम्हें चोट लग गई है और चला नहीं जा रहा। और इस इत्तला पे उसका जी चाहा था उनका सहारा भी लेने से इनकार कर दे। आंख कहती है मेरी हुस्न यूसुफ की कसम, सारी दुनिया में नहीं कोई हंसी तुझसा सनम। ऑर्केस्ट्रा पे गीत चल रहा था। मायूं की रस्म अदा हो चुकी थी। आपी ऑरेंज सूट के साथ मैचिंग की चूड़ियां पहने गजब ढा रही थी। उन्होंने रस्म के मौके पर अना को ख़ास तौर पे अपने साथ लगाकर बिठाया था।
ओ आपी, इसे तो उठाइए ना अपने पास से, मूवी में हर जगह यही नज़र आएगी। हैदर ने सख्त एहतजाज किया था। उस लड़की को छेड़ने में उसे मज़ा आने लगा था। भक्को मत हैदर, क्या मतलब है तुम्हारा? ये बात मामा ने भी सुन ली थी और फौरी नोटिस लिया था। जवाबन वो सर खुजाते हुए मासूमियत से बोला, मेरा मतलब है जहाँ जहाँ देखी जाएंगी मूवी इस हसन जहाँ सोज को देखकर लोग धड़ाधड़ अपने रिश्ते भेजेंगे। अब पता नहीं इनका इरादा है यहाँ शादी का या नहीं। खामखा मासूम लोगों के दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं। तुम अपने दिल की फिक्र करो, बाकियों का गम ना पालो। मामा ने मुस्कुराकर कहते उसे एक चपत लगाई थी और स्टेज से उतर गई। हैदर गाना गाओ ना तुम। अलीना ने उसके बराबर नशीद संभाल ली थी। आज उसकी सज धज ही निराली थी। वो तो आम दिनों में भी खुद पे खसूसी तवज्जो देती थी। ये तो ख़ास दिन था हैदर को मुखातिब करके। उसने एक अदा से बाल झटके थे। अलीना ने क्या तवज्जो इस सिम दिलाई, सभी उसके पीछे पड़ गए। तब वो अपने रूम से अपना गिटार उठा लाया था। उसने धीरे से तारों को छेड़ा, फिर किसी कदर शरारती लहजे में बोला, डेडिकेट किसे करूं? ये तो तुम बताओगे। अलीना ने ही मुस्कुरा कर कहा, मैं तो राज रखना चाहता हूँ। उसकी शरारती आंखें लम्हा भर को ऐना और समाना के साथ बैठी अपने दुपट्टे को बार बार संभालती अना पे पड़ी। राज खुल जाएगा खुद ही, तुम गाओ तो। आप ही के कहने पे वो किसी कदर हैरान हुआ था। वो कैसे भला? बाद में बताऊंगी। रेली, वादा है। उन्होंने तसल्ली से नवाजा तो हैदर ने बेनियाजी से कांधे अचका दिए थे। मुझे तुम चुपके चुपके से ऐसे जब देखती हो अच्छी लगती हो, कभी जुल्फ़ों कभी आंचल से खेलती हो, अच्छी लगती हो, अच्छी लगती हो। गिटार के सुर, उसकी गमगीन आवाज़ का सहर और तालियों का उसी ताल में दिया गया साथ, गोया एक माहौल बन गया था। कुछ फासले पे बैठी अना भी मतवज्जे हुई। वो उसकी तरफ देख रहा था। निगाहें मिलने पे उसकी आंखों में झांक कर भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। अना ने किसी कदर नखवत से निगाह का जाविया बदल डाला। तुम में ए मेहरबान सारी हैं खूबियाँ, भोलापन, सादगी, दिलकशी, ताजगी, तारीफ जो सुन के तुम शर्मा जाती हो, अच्छी लगती हो, कभी हंस देती हो और कभी इतरा जाती हो, अच्छी लगती हो। निगाहें झुका लेने के बावजूद वो उसकी बेबाक निगाहों की तपिश महसूस करके जज्बुज़ हुई थी और होंठों को बाहम भींचकर दांस्ता चेहरे का रुख भी फेरा, मगर उसकी निगाहों पे पलकों पे उतर आने वाली लर्जिश बहुत फितरी सी थी। सबने तालियां बजाते हुए उसे बड़े जोश से विश किया था। अब बताइए किसे डेडिकेट किया मैंने ये सॉन्ग? हैदर को जानने की जल्दी थी। गिटार रख के वो आप ही के सर हुआ। अलीना ने बता तो दिया है, क्या तुमने उसकी आवाज़ नहीं सुनी? आप ही ने नरूठीपन से कहा और उठ गए। हैदर का मुंह लटक गया था। यह तो फाउल हुआ ना, आप प्रॉमिस कर चुकी हैं। वो पीछे से चीख कर बोला था, मगर वो पलटी नहीं, अलबत्ता पूरी महफिल के सामने। अलीना की गर्दन में मज़ीद कल्फ लग गई थी। मायूं के बीच के दोनों दिन फरागत के थे, यानी 2 दिन बाद मेहंदी थी। वो सूंधी सूंधी सी शाम थी जब मेहर हाउस के लॉन में हैदर समेत सभी लड़के लड़कियां क्रिकेट खेल रहे थे। बैट हैदर के पास था। सम्मत की गेंद पे उसने शॉट खेला तो मामा के साथ बातें करती हुई उस सिमताती अना के बॉल आके पूरी कुव्वत से शाने की खबर ले गई। वो तो चीख होंठों में ही दबाकर ही भींच गई थी, मगर मामा ने हैदर के जो लत्ते लिए थे वो सब ने बहुत इंजॉय किए। मामा ने उस वक्त खेल बंद करा दिया था। ज़्यादा चोट तो नहीं लगी बेटा? अब वो हमदर्दी और मोहब्बत से उसकी सिमत मतवज्जे थी, जो आंसू रोकने की कोशिश में हल्कान सुर्ख चेहरा झुकाए बैठी थी। मामा के मूड की खराबी को देखते हुए सारी चंडाल चौकड़ी खिसक चुकी थी। एक वही अब भी मुंह लटकाए खड़ा था। कांधा उतर गया होगा। आप इतने आराम से क्यों बैठी हुई हैं? इन्हें हड्डियों के स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए ना। जवाब उसके बजाय हैदर की जानिब से आया और खासा तनतना कर भी। मामा ने बेतरीक घूरा था, फिर नरमी से अना का गाल सुलाया। इसकी बकवास पे ध्यान मत देना, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। हाँ, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं, डॉक्टर को कॉल करने जा रही हैं। वो पीछे से कस कर चीखा था, फिर कदरे घसीली नज़रों से उसे देखा और नखवत से बोला था, आप पाकिस्तान शादी अटेंड करने आई हैं या मेरी बेइज्जती करवाने? मेरा ख्याल है मैं यहाँ आपसे अपनी हड्डी पसली एक करवाने आई हूँ। बदकिस्मती से उसे भी बेतहाशा गुस्सा आया था जब भी तड़क कर बोली। हैदर ने बगौर उसके तपे तपे से हसीन चेहरे को देखा। उस वक्त वो जीन्स के ऊपर कॉटन की सफ़ेद शर्ट पहने हुए थी। चोटी से निकले हुए बाल इट्टों की सूरत गर्दन और चेहरे के गिर्द झूल रहे थे। सब्ज आंखों की गहराइयों तक खफगी ही खफगी थी। अगर ऐसी बात है तो कुश्ती लड़ लें मुझसे, एक बार ही काम निबट जाए, बार बार की तकलीफ से भी जान छुटेगी।
उसे फिर से शरारत सूझ गई थी। अना के दिल पे चोट लगी थी। किसी कदर शाकी नज़रों से उसे देखा। मेरी आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं है हैदर भाई, फिर आप क्यों हर वक्त मुझे जिद करते हैं? भाई? वो सदमे की शिद्दत से बेहोश सा होने लगा। तुम्हें किस बदखो ने कहा कि मेरी शक्ल भाइयों वाली है? अच्छे भले हीरो नुमा लड़के को ले लेके भाई बना दिया है। अब तो दुश्मनी की पक्की पक्की इब्तदा हो गई। वो दांत पीस कर बोला तो अना घबरा गई। फिर हौंक सी होकर बोली, मेरा मतलब है कि आप अपनी बाकी तमाम कज़न्स के साथ फ्रेंडली बात करते हैं। मैं भी आपकी माँ मुजाद हूँ ना हैदर भाई। फिर भाई? वो कुर्सी पे उछल कर चीखा। अना डर सी गई, तब वो अकड़ कर बोला था, तो फिर ठीक है, दुश्मनी ख़त्म करते हैं और हाथ मिलाकर दोस्ती का आगाज़ करते हैं, उसने बड़े जोश भरे अंदाज में कहते हुए अपना भारी हाथ बढ़ाया। अना ने बेख्तियार अपना हाथ पुश्त पे किया था और सर को नफ़ी में जुम्बिश देकर बोली थी, नो नेवर, मैं लड़कों से हाथ नहीं मिलाती हूँ, ना उनसे दोस्ती करती हूँ। अच्छा, इतनी पारसा लगती तो नहीं हो तुम। अलीना, जो उन्हें इकट्ठे बैठे और बातें करते देखकर ही सुलग उठी थी, पास आते ही हकारत से बोली। अना उस जुमले पे पजल सी हो गई। उसे फौरी तौर पे बिल्कुल समझ नहीं आई कि क्या जवाब दे। हैदर ने उसके चेहरे को धुआं होते देखा, फिर किसी दर्जा नागवारी से बोला था, व्हाट नॉनसेंस अलीना, बिहेव योरसेल्फ। अब तुम मुझे बताओगे कि मैं? गम और गुस्से की ज्यादती से वो बात भी मुकम्मल न कर पाई। उसका चेहरा और आंखें दहक उठी थी। यह ख्याल ही अंदर तक आग भर देने वाला था कि हैदर इसके अलावा भी किसी और के सिमत मतवज्जे हो, किसी से हन से बोले। अलीना, मैंने कहा ना, फजूल मत बोलो। अगर ऐसी ही जली कटी बातें करनी है तो जाओ यहाँ से। वो बगैर किसी लिहाज के डांट कर बोला। अलीना का जैसे इंसल्ट के एहसास से तन मन लग सुलग उठा। अना उनके झगड़े से परेशान होकर उठी थी। प्लीज़ प्लीज़ आप चुप हो जाइए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अगले ही लम्हे वो उठकर तेज़ कदमों से भागती अंदरूनी हिस्से में गायब हो गई। हैदर ने भी एक झटके से कुर्सी छोड़ दी। अलीना ने लंबे डग भर के गेट से बाहर जाते हैदर को वहशत भरी नज़रों से देखा था। तुम सिर्फ मेरे हो हैदर, सिर्फ मेरे। अगर तुमने किसी और की जानिब देखा भी तो याद रखना, मैं उसे बख्शूंगी नहीं। वो दांत भींचे सोचे जा रही थी। उस दिन मेहंदी थी। लड़कियों का इरादा पार्लर से तैयार होने का था। समाना ने उसे भी साथ घसीट लिया था। हालांकि उसका मूड भी नहीं था पार्लर से मेकअप करवाने का, मगर जब वो सब तैयार होकर वापस घर आ रही थी तो उन सबका मुश्तरका ख्याल था, सबसे ज़्यादा प्यारी और क्यूट अना ही लग रही है। डल गोल्डन ओपन शर्ट जो काम से बोझल थी, साथ में खुले पॉन्चो वाला सादा ट्राउज़र, ऑफ वाइट बड़ा सारा दुपट्टा जिसके चार अतराफ चौड़ी सी कामदार थी, सिल्की बालों में गुंदा ताज़ा कलियों का गजरा, और वो वाकई अनारकली लग रही थी। मेरे साथ साथ रहना प्लीज़। वो पंडाल में आते ही बहुत सारी सताइशी निगाहों का मरकज़ बनकर कंफ्यूज होते हुए समाना से बोली थी, दूल्हा वाले मेहंदी लेकर आते ही होंगे, आओ पहले ऊपर से फूलों वाली प्लेटें ले आएं। समाना ने उसकी चूड़ियों और मेहंदी से सजी कलाइयाँ पकड़कर साथ घसीट लिया, मगर ऊपर आते ही वो धक से रह गई थी। हाय, ये फूल की पत्तियाँ कहाँ गई? समाना की दुहाई पे वो भी परेशान हुई थी। रखी कहाँ थी? फूल तो फ्रिज में रखवाए थे, मगर अब गायब है। ठहरो, मैं सरमत से पूछती हूँ, लाजमी उसने स्टेज के कारपेट पे बिखेर दिए होंगे। वो गुस्से से फनकारती फिर नीचे भाग गई। अना उसके पीछे दौड़ी, मगर फिर जैसे वहीं ठहर गई। उसे डर था कि समाना की तरह ऊंची हील और लंबी शर्ट में वो कभी इतना तेज़ नहीं चल सकती। अरे वाह, ये तुम अना ही हो ना? यार, तुम तो अच्छी खासी चार्मिंग लड़की हो, ऐसे ही कपड़े पहना करो। वो समाना के इंतज़ार में वहीं एक कुर्सी पर टिक गई थी जब हैदर की चहकती आवाज़ पे चौंक कर मतवज्जे हुई, जो खुद ब्लैक शलवार कुर्ते में कलरफुल तिले के काम वाला पटका गले में टाई के स्टाइल में डाले, किसी कंपनी के मॉडल के अंदाज में ही बड़े स्टाइल से फ्रिज से कांधा टिकाए खड़ा था। अना ने मुंह बना लिया। सॉरी फॉर दैट, मैं आपकी ये फरमाइश पूरी नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे इस किस्म के ड्रेसेस पसंद नहीं हैं। लेकिन मुझे तो पसंद है ना, और हम अगर फरमाइश करते हैं तो फिर पूरी भी करवा लिया करते हैं। उसका लहजा शोख और खनकदार था, मगर मायने खेल भी था। वो बच्ची ना थी कि उसकी नज़रों को ना समझती। जब भी माथे पे शिकने पड़ गई, मैं किसी की पसंद पूरी करने की पाबंद नहीं हूँ, और आइंदा मुझे यार वार कहने की भी ज़रूरत नहीं। मुझे पसंद नहीं है ये बेतकल्फ़ी। ठंडे लहजे में बहुत कुछ उस पर एक साथ जताकर वो वहाँ से जाने के इरादे से उठी थी, मगर एक कदम से आगे नहीं बढ़ सकी कि उसका हाथ हैदर के मजबूत हाथ की बहुत सख्त गिरफ्त में आया था। वो चंद सानियों को मुंजमद हुई थी, फिर तड़प कर पलटी और बहुत सख्त नज़रों से उसे देखा। हाथ छोड़िए मेरा। मज़ाहमत बेकार जाती देखकर तुंद लहजे में बोली थी, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? आप इंतहाई फजूल हैं, हाथ छोड़ दे मेरा। वो उसकी सख्त गिरफ्त में टूटी चूड़ियों से जख्मी होती कलाई की तकलीफ पे सिसकारी भर के बोली,
इस फजूल आदमी से शादी कर लो, बहुत मोहब्बत करेगा तुम्हें। वो उमड़ती में मुस्कान दबाकर बोला। अना मुंजमद हो गई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ अना, सोचना इस पे, फिर जवाब देना मुझे। उसकी निगाहों की गैर यकीनी शक और हैरत को पाते हुए वो मुस्कुरा कर बोला था और नरमी से हाथ दबाकर उसका हाथ छोड़ दिया। अना अपने ही दुपट्टे से उलझती तेज कदमों से वहाँ से भाग गई थी। हैदर मुस्कुराती नज़रों से उसे देखता रहा था। रात जब वो बहुत देर तक काफ़ी सरमत समाना और ऐना वगैरह के साथ जाग कर बातें कर रहा था, तब अचानक ही आपी ने उसे भी शादी का मशवरा दे डाला था। हाँ, मेरा भी ख्याल है कर ही लूँ, इस तरह शायद आपकी कमी पूरी हो सके। वो अंदर से अफसरदा था मगर बज़ाहिर शरीर लहजे में बोला था। कोई लड़की पसंद नहीं तुम्हें? आपी ने उसे खोजना चाहा था। उसने कांधे झुका दिए। कुछ खास नहीं, मुझे तो सारी लड़कियाँ एक ही जैसी लगती हैं। मगर भाई, अना बहुत मुनफरिद और ख़ास लगती है। आई विश कि वो हमारी भाभी बने। समाना ने झट अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी थी। आपी ने भी भरपूर तायद की थी। हाँ बताओ अना, तुम्हें कैसी लगी? क्या ख्याल है उसके बारे में तुम्हारा? उनके लहजे में इश्तियाक सा दर आया था। नेक ही ख्याल है। उसका बड़े से दुपट्टे से उलझना याद आया तो लब बेख्तियार मुस्कुरा दिया। आपी ने उसकी धांधली पे चीख पड़ी थी। बड़े घुन्ने हो, वो जो अलीना को चक्कर दे रखा है। माहिंदी टापी, उसे मैंने कोई चक्कर नहीं दिया हुआ। मोहतरमा खुद ही मुझ पर अजारादारी कायम किए बैठी है। तो फिर ठीक है, हम बात करें ममानी से। शौक से, मगर इससे पहले अना से उसकी राय ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओए होए, बड़ा ख्याल है अभी से। समाना और रैना के साथ मिलकर सरमद ने भी उसे छेड़ा तो वो हंसता रहा। बेवकूफ़, कुछ भी बताकर नहीं गई। वो अपने ख्याल से चौंकता हुआ संभला, मगर अगले ही लम्हे साकिन हो गया। उसकी दाहिनी हथेली पे चूड़ियों की बारीक किरचियाँ और खून के धब्बे बहुत नुमाया थे। ओह, उसके अंदर ढेरों मलाल दर आया। वो एक बार फिर अनजाने में ही सही मगर उसे तकलीफ़ पहुंचाने का सबब बन गया था। तुम अबर गुरेज़ा हो, मैं सहरा की तरह हूँ। दो बूंद जो बरसोगे, बेकार में बरसोगे। है खुश्क बहुत मिट्टी, हर सिमत बगोले हैं। सहरा के बगोलों से उड़ते ही शोले हैं। तुम खुल के अगर बरसो, सहरा में गुलिस्तान हूँ, पर तुमसे कहीं कैसे, तुम अब्रे गुरेज़ा हो। अगली सुबह बारात आना थी। महर हाउस में बहुत रौनक और गहमा गहमी थी। वो हैदर की बातों से सारी रात डिस्टर्ब रही, नींद भी ढंग से ना आ सकी। फिर उस पर उसका ज़ख्मी कलाई पे लगाने को ख़ास ताकीद के साथ भेजा गया मरहम। वो कब तक कहाँ तक बचती और कैसे के दिल भी तो माइल व मोहब्बत था, मगर फिर भी वो बहुत डर रही थी जब भी उससे गुरेज़ा हो गई। रात मेहंदी के फंक्शन में भी ढंग से शरीक ना हो सकी। सर दर्द का बहाना बनाकर जल्द सोने चली गई। अब मामा के पास किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी जब हैदर उसे ढूंढता हुआ ही वहाँ आया था। उसे मौजूद पाके उसकी आंखों में कितनी चमक उमड़ आई थी, जिसे एक नज़र देखकर ही अना का दिल धड़क उठा था। और वो उसके ऐन सामने कुर्सी पे बड़ा जमान होके कितने जज्ब से उसे नज़म पढ़ के सुना रहा था। अना बेतहाशा कंफ्यूज्ड होकर रह गई। मेरी बातों ने तुम्हें इतना डिस्टर्ब कर दिया? उसकी सुर्ख आंखों में झांक कर ही तपार करने लगा। चाय का घूंट भी अना के हलक में जैसे फंस गया। ज़ख्म कैसा है? मरहम लगाया था? उसने हाथ बढ़ाकर ज़ख्म चेक करना चाहा। अना ने सरल से हाथ खींच लिया था। हैदर के चेहरे पे एक साया सा गुजर गया। होंठ भींचे हुए वो एकदम कुर्सी छोड़कर उठ गया। इससे पहले कि किचन के दरवाजे से निकलता उसने बेसाख्तगी में पुकार लिया था, हैदर। वो रुका था और मुड़कर सवाल लिया, मगर खफा खफा सी नज़रों से उसे देखा। मुझे सोचने को वक्त दें प्लीज़। हैदर एकदम से खिल उठा, मुस्कुराकर फिर किचन की चौखट से कांधा टिकाकर बशात से बोला था, जितना मर्जी ले लो, मगर फैसला मेरे हक में होना चाहिए। उंगली उठाकर उसने जिस धौंध से कहा था वो अना के चेहरे पे भी मुस्कुराहट बिखेर गई। कहा उसने मोहब्बत ज़िंदगी में दर्द लाती है। कहा मैंने मोजज़े भी तो मोहब्बत ही दिखाती है। कहा उसने मोहब्बत में फ़कत आंसू ही आंसू हैं। कहा मैंने खामोशी पे तेरा इनकार ही तो है। कहा उसने मुस्कान होंठों की मेरा इकरार ही तो है। कहा उसने कि जन्नत में खुदा से किस को मांगोगे। कहा मैंने मेरे हमदम मेरे महबूब तुम हो ना। कहा उसने भला मुझ में तुम्हें क्या चीज़ भाती है। कहा मैंने तुम्हें देखूं तो जाँ में जाँ आती है। सीने पे दोनों हाथ लपेटे वो उसके ऐन सामने खड़ा था। अना ने गहरा सांस भर के उसे देखा और जबरन मुस्कुराई। तुम्हें किसने कहा था? क्या? वो हंक सी हुई। अभी तो उनके दरमियान बातचीत का आगाज़ हुआ था। ऐसा क्या कह दिया कि वो खफा होकर पूछ रहा था?
मुस्कुराने को उसने जवाबन उसकी ज़बरदस्ती की फीकी मुस्कुराहट को जताया तो अना एकदम नज़रें चुरा गई। अना, मैं मोहब्बतों में तवाज़ुन और नरमी का कायल हूँ। मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई गुंजाइश ना हो और तुम जबरन मेरा साथ कबूल करो। मैं अगर ज़बरदस्ती नहीं चाहता तो शादी के बाद तुम्हारी ज़रा सी बटी हुई तवज्जो, बटी हुई मोहब्बत भी गवारा नहीं करूँगा। जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है प्लीज़ मुझे अभी बता दो। उसकी उलझन, उसके तज़ब्ज़ुब, उसके गुरेज़ को हैदर ने बहुत शिद्दत से महसूस किया था। हालांकि ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था मगर वो हट उसके नज़रें चुराने, फरार के रास्ते अपनाने पे हुआ था। और अना, वो अपनी उलझन चाह कर भी उससे शेयर नहीं कर सकती थी। भला जो उसका एहसास था वो उसे किसी के लिए इल्ज़ाम बनाकर कैसे ज़बान से निकाल देती। अलीना की नज़रें उसे बहुत सुलगती हुई हम वक्त अपने ताक़ुब में एक नफ़रत के एहसास से झुलसाती हुई महसूस होती, ख़ास तौर पे तब जब हैदर उससे मुखातिब होता, उसकी सिमत मतवज्जे होता। अलीना ऐसा क्यों करती है वो समझ नहीं पा रही थी। अलीना का रवैया भी ऐसा नहीं था कि वो ये समझ पाती कि वो खुद हैदर में इन्वॉल्व है। उसका रवैया हैदर के साथ भी वैसा ही था जैसा कि हसन या फिर सरमद के साथ। क्या अगर जो वो हैदर में इन्वॉल्व हुई तो तुम उसकी खातिर पीछे हट जाती, वो भी इस सूरत के हैदर तुम्हारे साथ तुम्हारी मोहब्बत का ख़वाह है? कोई उसके दिमाग में बोला था और जवाब में उसके अंदर सन्नाटे फैल गए। जाने कब कैसे वो अपनी तमाम तर दिलकशी के साथ दिल का मकीन बन बैठा था। उसे तो तब खबर हुई थी जब दिल ने उसके नाम पे धड़कनों के अंदाज बदले थे। हैदर की आँच देती मगर सवालिया निगाहें हनूज उसके चेहरे पर रुकी, जवाब की मुंतज़िर थी। वो हड़बड़ा सी गई। ऐसा कुछ नहीं है हैदर, मेरे खलूस पे शक मत करिए। क्या है तुम्हारा खलूस? मुझे यकीन का कोई सिरा थमाओ ना। वो हमेशा की तरह उसके ज़रा से इल्तफ़ात पे ही खिल उठा था। अना उसकी शौक़ भरी बरजस्तगी पे झीम गई। आपकी रफ़ाकत, आपकी मोहब्बत को पाना मेरी खुशबख्ती होगी जनाब, अना ने जज्ब से कहा और मुस्कुराते हुए पढ़कर कमरे में भाग गई। हैदर खुलकर मुस्कुरा दिया था, इस बात से बेनियाज कि अपने कमरे की खिड़की से उसे कब से देखती अलीना के अंदर भड़कती आग अलाव का रूप धारती जा रही है। वो खूब दिल लगाकर वलीमा के लिए तैयार हुई थी। शॉर्ट सिल्क का शलवार कुर्ता जिस पर पर्ल्स और नगीनों का इंतहाई नाजुक काम बना हुआ था, उसकी सफ़ेद रंगत पे खूब जच रहा था। ज़रकून से सजी ज्वेलरी पहने जब वो हॉल में आई तो बेइख्तियार बहुत सी निगाहें उस पर उठी थी और सताइश से भर गई थी। उन्हीं निगाहों में हैदर की भी नज़रें थी। वाइट सलवार सूट पे मैरून धंसा अपने चौड़े शानों पे फैला वो इतना वजीह लग रहा था कि अलीना को बेख्तियार ही अपनी धड़कनें मुंतशिर होती महसूस हुई थी। जब तक अना वहाँ नहीं थी वो किसी की सिमत मुतवज्जे नहीं था, यहाँ तक कि अलीना की तरफ भी नहीं, जिसने आज की तैयारी में ही हज़ारों रुपया खर्च कर दिया था। ज्वेलरी, महंगे तरीन बुटीक से ख़रीदा सूट, सैंडल, मेकअप तक उसकी हर चीज़ कीमती थी मगर वो खुद को फिर भी किसी के लिए ख़ास बनाने में नाकाम रही थी। वो जिसने उसे यानी हैदर को ख़ास बना दिया था जब उसने मॉडलिंग की थी। कितनी मुखालफत का तूफान उठ खड़ा हुआ था ख़ानदान भर में उसके ख़िलाफ़। कॉलेज के फंक्शन में उसने मॉडलिंग की थी। अब यह उसकी किस्मत थी कि वहाँ मेहमान खुसूसी जो थी उनके भाई की एजेंसी थी। उसके चेहरे को देखकर उन्हें लगा था जैसे ये फोटोजेनिक चेहरा है। उन्होंने उसे मॉडलिंग की ऑफ़र की और एलिना को लगा जन्नत का टिकट मिल रहा है। बस खुशबख्ती को बढ़कर थाम लिया और इस मामले की किसी को हवा भी नहीं लगवाई। बाला ही बाला सारा काम निपटा लिया। वो तो जब पहली बार उसका कमर्शियल ऑन एयर हुआ और अखबारों रिसालों में हर जगह उसका चेहरा जगमगाने लगा तब बहर हाउस के मकीन गैरत और इज्जत का जनाजा निकल जाने पे बफर उठे। उस पर किसी चीज़ का असर न हुआ। डांट, नाराज़गी, गुस्सा, मारपीट तक उसकी एक ही रट थी, मुझे ये काम करना, ये मेरा शौक़ नहीं जुनून है। पता नहीं ये जुनून एकदम ही क्यों चढ़ गया था उसे। चाचू ने उसे कमरे में बंद कर दिया, बाहर जाने पे भी पाबंदी लगा दी, कॉलेज जाना छोड़ दिया। मगर वो अलीना थी जिसमें ज़िद, गुस्सा और अखड़पन कूट कूट के भरा हुआ था। सूख कर कांटा तो हो गई मगर अपनी ज़िद ना छोड़ी। उसके चेहरे के पीलेपन को, नकाहत ज़दा वजूद को देखकर चाची रोया करती, चाचू की मिन्नत समाजत करती तो भी गर्जने बरसने लगते। इस तरह तो मर जाएगी वो। मरने दो, ऐसी औलाद का मर जाना ही अच्छा, वो जवाबन बेहिसी से कहते। तब हैदर और पापा ने ही चाचू को आराम करने की कोशिश करते हुए समझाया था, इतनी ज़िद अच्छी नहीं होती है इलियास, बच्ची है वो, अभी इतनी समझ नहीं। अगर तुम बहुत सख्ती करोगे तो नुकसानदेह साबित होगी। फिर क्या करूं भाईजान, लोगों की बातें, उनकी नज़रें बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी चाहता है खुदकुशी कर लूं। वो रोने वाले हो रहे थे। पापा ने उनका कांधा थपका था। चाचू, अब तो अच्छे ख़ानदान की लड़कियां भी आ रही हैं इस फील्ड में। अच्छे ख़ानदानों की, ये महज एक ढकोसला है और कुछ भी नहीं। ऐसी ही हर धर्म होती हैं औलाद जो ज़बरदस्त अपनी मनमानी करती है और नाम ख़ानदान का बदनाम हो जाता है।
चाचू जहर खंद हुए थे। मगर इसके बाद यह हुआ था कि अलीना को मनमानी की इजाज़त मिल गई थी। तुम्हें अंदाज़ा है हैदर, तुम अच्छे खासे हैंडसम हो। एक दिन जब वो सर्दियों की धूप में लॉन में बिछी कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था, अलीना ने उसका बगौर जायज़ा लेकर इंकशाफ किया था। जवाबन उसने भरपूर कहका लगाया था, नई इत्तला नहीं है। हर रोज़ यूनिवर्सिटी में मुझ पर सैकड़ों लड़कियां फ़िदा होती हैं। मॉडलिंग करोगे? उसके अगले सवाल पे हैदर ने सर झटक दिया था, मगर अलीना उसके पीछे ही पड़ गई थी। आओ जाओ ना हैदर, अच्छा है हम दोनों की एक ही फील्ड हो जाएगी। क्यों? हमने साथ ज़िंदगी गुजारने के अहद पैमान कर रखे हैं, जो एक फील्ड से सहूलत हो जाएगी। वो नखवत से बोला था और अलीना ने फिलफौर खुद को छुपा लिया। वो अपने दिल की वो पसंदीदगी उस पर अयान नहीं करना चाहती थी। वो उन लोगों में थी जो दूसरों को झुकाना पसंद करते हैं, खुद नहीं झुकते, चाहे इसमें उनका शदीद नुकसान ही क्यों ना हो जाए। यहाँ भी वो हैदर को झुकाना चाहती थी, उसकी ख्वाहिश थी। हैदर उसके हुस्न ने जहाँ सोच से घायल हो, उसके कुर्ब की ख्वाहिश में तड़पे, सिसके और फिर वो एहसान जतलाने वाले अंदाज में उसे अपना आप सौंपे और फिर उस पर यह बात जतलाती रहे। वो नफ्सियाती तौर पे उसे अपना ज़ेर बार करना चाहती थी हर मामले में, मगर ये उसकी किस्मत थी कि तमाम तर कोशिश के बावजूद अभी तक उसे कामयाबी नहीं हुई थी। मगर एक दिन जब उसने यही बात फिर नाश्ते की टेबल पे हैदर से कही तो हैदर के झुंझला कर इनकार करने पे चाचू ने मदाखलत की थी। हैदर बेटा, आपकी तालीम तो मुकम्मल हो ही चुकी है, जब तक जॉब नहीं मिलती कर लो यही काम, फरागत से भी बच जाओगे और सेलिब्रिटी भी बन जाओगे। नाश्ता करता हैदर बहुत हैरान हुआ था जिस काम के लिए अलीना की इतनी मुखालफत, उसकी इजाज़त उसे क्यों खुद से दी जा रही थी भला। यही सवाल उसने तन्हाई में चाचू से कर लिया। वो लड़की है और तुम मर्द, मर्द का कुछ नहीं बिगड़ता, वो कुछ भी कर ले। उनकी बात पे हैदर को तासुफ ने घेर लिया था। उसने बहुत नाराज़ी से चाचू को देखा था। मगर चाचू, गुनाह तो गुनाह ही कहलाएगा, चाहे औरत करे या मर्द, सज़ा तो दोनों को ही मिलना है। और उसके जवाब पे चाचू की आंखें आंसुओं से छलक गई थी। सॉरी बेटा, मैं जानता हूँ ये बात, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं इस गुस्ताख लड़की की वजह से तुम्हें भी वहाँ भेजना चाहता हूँ। बहुत गलत जगह है, हर वक्त कुछ गलत हो जाने का धड़का लगा रहता है। तुम साथ हो गए तो ज़रा तसल्ली रहेगी। और हैदर को उसकी बेचारगी पे बेतहाशा तरस आया था, जबकि अलीना पे उसी कदर गुस्सा। मगर इसके बाद ये ज़रूर हुआ था कि उसने भी उस फील्ड में कदम रख दिया था। शुरू शुरू में उसने वही काम किया जिन कंपनियों के साथ अलीना का कॉन्ट्रैक्ट था, मगर फिर उसे मज़ीद ऑफ़र्स आना शुरू हुई तो उसने खुद को महदूद नहीं रखा। अलबत्ता अलीना उसकी इस हरकत पे जुज़्ब हुई थी, मगर इजहार करने के मामले में वो बहुत चोर थी। मगर दिल में बुग़्ज़ ज़रूर रखती, जब ही तो उसने एक मेगा ड्रामे का चांस हैदर तक पहुंचने से कबल ही मिस करवा दिया था और हैदर को आज तक कानो कान खबर नहीं हुई। और अब तो मामला भी बहुत बड़ा था। वो उसे हमेशा की तरह छोड़कर नए रास्ते तलाश कर चुका था। फिर तो अलीना का इंतकाम भी उसी हिसाब से बड़ा होना चाहिए था। उसने सुलगती आंखों से हैदर के साथ खड़ी हंसती हुई अना को देखा और नफरत से मुंह फेर लिया। आप ही ने ही ये बात मामा पापा तक पहुंचाई थी। उन्हें भला क्या एतराज़ हो सकता था। वहाँ से बाकायदा रिश्ता सादिया ममानी तक लाया गया, जो ये सुनकर सोच में पड़ गई। जवाब दें ना मामी, हमें बहुत जल्दी है। मैं चाहती हूँ मेरे कनाडा जाने से पहले हैदर की शादी हो जाए। आप ही ने अफरा तफरी मचाई तो सादिया मामी बौखला गई। मैं अकेली कोई भी फ़ैसला कैसे कर सकती हूँ? पहले तुम्हारे मामू से बात करूँगी बेटा, फिर उसे भी तो पूछना है ना। मामू के एतराज़ नहीं होगा। और अना की जहाँ तक बात है तो उसे हैदर मना चुका है, सरमद ने दांत निकालते हुए बड़े ही बेढंगे अंदाज में कहा था। मामा ने उसे घूरा। पको मत सरमद, सादिया ठीक कह रही है, तुम भाईजान से भी बात करो और अना से भी, मगर ख्याल रखना हमने बड़ी चाह से झोली फैलाई है, मामा ने स्वभाव से कहा था। और सादिया मामी मुस्कुरा दी थी। अगर ऐसा हो जाए तो मेरे लिए ऐन खुशी की बात होगी। भाभी आप फिक्र न करिए, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। और अगले चंद दिन तक बात बुजुर्गों से निकलकर पूरे महर हाउस में फैल गई कि अना की मंगनी हैदर के साथ होने वाली है। मामू ने इनकार नहीं किया था, अलबत्ता उन्होंने कहा था रस्म वो लोग कर लें, शादी पे वो लाजमन शरीक होंगे। अना ने सुना तो खफा सी हो गई थी। हरगिज़ नहीं मामा, मैं मंगनी भी पापा के बगैर नहीं करवाऊंगी। आप उनसे कहिए वो लाजमन आए, इकलौती बेटी हूँ उनकी। और सादिया ने उसका ये पैगाम मनोअन मामू तक पहुंचा दिया था, जिसे सुनकर उन्होंने मुस्कुराकर आने की हामी भर ली। मामू शादी भी इन्हीं चंद महीनों में तय कर दें, फिर तो 5 साल बाद ही आऊँगी मैं। आप ही आज फिर आई हुई थी, मंगनी के सिलसिले में ख़रीदा गया अना का पिंक जोड़ा देखते हुए उन्होंने कहा था। सरमद बदक सा गया था। क्या मतलब है? यानी आप 5 साल बाद आएंगी और हम तब तक कवारे बैठे रहें? भाई आप हमें अपने बगैर शादी की इजाज़त देकर जाइए। सब हंसने लगे, जबकि आप ही का मुँह बन गया था। देख रही हैं मामा, इस कमीने को अपनी शादी की फ़िक्र है, इस बात की परवाह नहीं कि बड़ी बहन शरीक होती है या नहीं।
उन्होंने शिकायत की तो मामा ने सरमद को डांटा था और उन्हें साथ लिपटा लिया। तू क्यों फिक्र करती है बेटा, इसकी शादी तभी होगी जब तुम वापस आओगी। अना का ड्रेस कितना प्यारा है, किसकी चॉइस है मामा? आप ही ने प्याजी और सी ग्रीन कॉम्बिनेशन के झलमलाते हुए दुपट्टे का पल्लू पकड़कर देखते हुए बेसाख्ता तारीफ की। हैदर खुद लाया है अपनी पसंद से, मामा जिस वक्त मुस्कुरा के बता रही थी। ऐन उस पल अलीना ने अंदर कदम रखा था और अलीना उन्हीं कदमों से पड़ गई। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि उसकी खुदसरी के इस फैसले की वजह से वो महर हाउस के मकीनों के दिल से उतर गई थी। माशाल्लाह, खुदा नेक नसीब करे, बहुत किस्मत वाली है हमारी अना। मामा के कहने पे सादिया मामी मुस्कुरा दी। मामू कब आ रहे हैं? तभी हैदर आया था। सब ने मायनी खेजी से उसे देखा। क्यों, बहुत जल्दी हो रही है तुम्हें? जाहिर है वो आएंगे तो डेट फिक्स होगी, वो शर्मिंदा हुए बगैर बोला। सरमद ने ओए होए को सीटी की धुन पे बजाया था। मामा आपने बात की ममानी जान से? वो झुककर मामा के कान में सरगोशी कर रहा था। मामा ने जवाब में कुछ कहे बगैर महज तनबीही नज़रों से उसे घूरा। वो कुछ नहीं कहेंगे मामा, आप बात तो करिए। उसका इसरार शदीद था। क्या हुआ, क्या कह रहा है हैदर? सादा मामी भी मतवज्जे हुई तो मामा जज्ब होकर रह गई। ठहल रहे हैं मौसूफ, मंगनी की बजाय निकाह का तकाजा है, भला बताओ क्या सोचेंगे भाई साहब? मामा ने उसकी शिकायत लगाई। सादिया ने हैरान होकर हैदर को देखा। वो सर खुजाते हुए हंस रहा था। हमारी जान, मंगनी की कोई शरई हैसियत नहीं है, फिर आपकी बेटी वो तो हाथ भी पकड़ने नहीं देती अपना, उसने बड़े दर्द भरे अंदाज में कहा। तो सरमद और समाना वगैरह की कल कल करती हंसी निकल गई। देख लो, है कोई शर्म लिहाज आजकल के बच्चों में? हद हो गई भाई, एक हम थे वालिदैन शादी की बात शुरू करते और हम उनसे छुपते फिरते। मामा ने खिसिया कर कहते उसे एक धप लगाई तो वो बुरा सा मुंह बनाकर रह गया। छुपती क्यों थी आप? शादी कर रही थी, कोई जुर्म नहीं, यही तो शर्म व हया थी जो अब नापैद हो चुकी। मामा ने लताड़ा। मगर उस पर मजाल है जो असर हुआ हो, अपनी बात पे जोर देता हुआ बोला था। आप मामी से कहिए ना, अच्छा है, रिश्ता मजबूत हो जाएगा, या आपको मुझ पे एतमाद नहीं है? मामा से इसरार करते करते वो एकदम सादिया मामी से मुखातिब हो गया था। वो गड़बड़ा सी गई, उसकी निगाहों में सवाल था। हाँ, हर्ष तो वाकई नहीं है, मैं खुद इस बात को मानती हूँ, मंगनी फजूल बंधन है। तो फिर आप राज़ी हैं? जी ओ मामी, वो आंखें फाड़ कर बोला और फिर जोश भरे अंदाज में उनका हाथ पकड़कर उठाते हुए 2-3 चक्कर दे डाले। अरे अरे, बावला हुआ है लड़के, गिराओगे मामी को? मामा बदहवास होकर रह गई, जबकि सादिया हंसने लगी। फिर संभलने को उसके मजबूत कांधों को थामकर मुस्कुराते हुए उसके बाल बिखेर दिए थे। बहुत शरीर है मेरा बेटा, चलो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, मंगनी नहीं निकाह ही होगा। अब खुश? रेली मामी, वो खुशी से चीखा, फिर उन्हें गले लगाकर भी हिंच डाला। सादिया खफीफ सी हो गई। मुबारक हो भाई, मुबारक हो, सरमद और समाना उछल उछल कर बोले। वो ज़ोर से हंसने लगा। अपनी फतह ने उसे बहुत सरशार कर डाला था। 15 की बजाय 1 माह बाद की तकरीब रखी गई और तय ये पाया कि सारी रस्में अदा की जाएंगी, बस रुखसती नहीं होगी। ये तो आपके साथ ज़्यादती हुई भाई, सरमद ने उससे हमदर्दी की थी। इससे तो बेहतर था मंगनी ही हो जाती, अब शादी बगैर दुल्हन को पाए कुछ फीका सा काम नहीं होगा। हैदर ने इस बात का जवाब नहीं दिया था और नाश्ता मुकम्मल करके कुर्सी छोड़कर उठ गया। तुम चल रही हो? उसने बहुत इत्मीनान भरे मगर लाताल्लुक से अंदाज में नाश्ता करती अलीना को मुखातिब किया। हाँ, जाना तो है, वो चौंक के बगैर बोली। तो फिर आ जाओ, इकट्ठे चलते हैं। तुम्हारी होने वाली मनकूहा को एतराज़ तो नहीं होगा? अलीना का लहजा सर था। हैदर मुस्कुरा दिया और शरारत से बोला था, अगर उसे एतराज़ हुआ तो फिर तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा। तो फिर अभी भी तुम रहने ही दो, बिकॉज मैं तुम लोगों में फूट नहीं डलवाना चाहती, वो नफ़रत से बोली थी। हैदर हंसने लगा। तुम भी पागल ही हो, वो ऐसा क्यों करेगी? ये प्रोफेशन है मेरा, दिन में पता नहीं कितनी लड़कियों से मिलना होता है। ओके, एज यू विश, मगर याद रखना इस अपनी ही कही बात को। वो कुर्सी धकेल कर खड़ी हुई और बैग उठाकर कांधे पे डाल लिया। उसका इंतज़ार किए बगैर बाहर निकल गई। हैदर बाहर आया तो वो उसकी गाड़ी के दरवाजे से टेक लगाए खड़ी थी। अना का पर्दा है तुमसे? फ्रंट डोर ओपन करके बैठते हुए उसने इस्तफामी निगाहों से उसे देखा था। हैदर ने कांधे अचका दिए। हाँ, मामा कह रही थी ये ज़रूरी है। और तुमने इस पाबंदी को कबूल कर लिया? वह शशतर रह गई। हैदर ने जवाब नहीं दिया, अलबत्ता एक मायने खेज मुस्कान होंठों के गोशों में दर आई। सलमान सईद को जानते हो? कौन? वही जिसका प्रोडक्शन हाउस है। हाँ वही। अलीना ने इस बात में सर को जुम्बिश देकर सवालिया निगाहों से उसे देखा। बाय फेस तो बहुत अट्रैक्टिव है, तुम क्यों पूछ रही हो? उसने मुझे प्रपोज किया है, अलीना ने कहकर हैदर को पहुंचा कर दिया। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो संभल कर गोया हुआ था। मैं हाँ कहने का सोच रही हूँ।
वो बेनियाजी से बोली। हैदर के चेहरे पर जो वो देखना चाहती थी वो देख चुकी थी। उसका मकसद हल हो गया था। उसके अंदर जलती भड़कती आग पे जैसे छन छन ठंडे पानी के छींटे गिरे थे। अच्छी बात है, बल्कि बहुत अच्छी बात है, वो नॉर्मल अंदाज में कहकर उसे विश करने लगा। जबकि अलीना के अंदर आग पे गिरे पानी के बाद वाला धुआं उठने लगा। एकदम हब्स का एहसास हुआ था और उसकी आंखें और गला तकलीफ दे एहसास से छलने लगा। तभी वो रुख फेर गई। उसके दांत पींचे हुए थे। अना, अना भाभी कहाँ है? समाना उसे पुकारते हुए अचानक शोक हो गई। जब उसे छेड़ना मकसद होता वो यूं ही करती थी और फिर अना का सुर्ख पड़ता चेहरा देख देख कर खिलखिलाया करती। चाय बना रही थी, तुम पियोगी? वो किचन से मुंह निकाल कर बोली। समाना ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर घसीट लिया। छोड़ो चाय वाय, किचन के काम ना किया करे, रंगत झुल जाएगी। मेरे भाई को फ्रेश दुल्हन मिलनी चाहिए। इतनी आसानी से नहीं मिलेगी ये दुल्हन आपके भाई को, बेनियाजी से गर्दन अकड़ा कर बोली। तो समाना ने ठंडा सांस भर लिया। हाँ, बेचारे को अभी आप जनाब के फिराक में आहें भरनी पड़ेंगी। ऊपर से मामा ने पर्दा भी करा दिया। खैर, पाबंदी उन पर लगी है, आप पर नहीं। आइए आपको उनका ड्रामा दिखाते हैं, इस बहाने दीदार हो जाएगा। उसकी बात पे वो झिम्पी झिम्पी सी वहीं टिक गई। ड्रामा शुरू हुआ। वो महव होके देखने लगी। उसके गमगीन लहजे का जज्ब और भारीपन, उसकी गज़ब की ड्रेसिंग, उसकी एक्टिंग, वो वाकई बहुत शानदार लग रहा था। मगर बहुत जल्द ये इमेज ख़त्म हो गया और रह गई तो बेचैनी और इज़्तिराब। ड्रामे में वो एक रोमांटिक शौहर का किरदार निभा रहा था। हीरोइन के साथ बेतकल्लुफ़ी, कुर्बत और खुले डले जुमलों ने अना को शशदर ही नहीं किया बल्कि दिमाग भी चकरा के रख दिया था। मज़ीद ज़ब्त का याराना न रहा तो वो एक झटके से उठी थी। कहाँ जा रही हो भाई? ड्रामा अभी ख़त्म नहीं हुआ। समाना की मदाखलत पे वो ध्यान दिए बगैर निकल आई थी और सारा दिन और रात का पहला हिस्सा जले पैर की बिल्ली बनकर फिरती। आज उसे हैदर का इंतज़ार था तो वो आके नहीं दे रहा था। वो आया तो उसे आते देखकर वो दांस्ता किचन में चली गई। सभी लोग उस वक्त टीवी लाउंज में थे। आज आपके पर्दे की पाबंदी उठा दी गई है, जो खुलेआम दिखाई दे रही हैं। वो उसे देखकर लपक के आया था। अना ने गर्दन मोड़ के उसे देखा और होंठ भींच लिए। खैरियत क्या हुआ? हैदर ने लम्हे के 1000वें हिस्से में उसकी खफगी को पा लिया था। एक बात कहूँ, अगर मानेंगे? अरे जाने मन, 100 बातें कहो, सारी मान लेंगे। आप अरशाद तो फरमाइए, वो निसार होने वाले अंदाज में चहक कर बोला। तो अना ने कुछ देर उसे जांचती नज़रों से देखा। शोबिस को छोड़ दें अभी और इसी वक्त? अजीब फरमाइश हुई थी। वो ठटक सा गया, बल्कि गड़बड़ा सा गया। क्या मतलब? तुम्हें क्या एतराज़ है? वो जज्बज़ होकर रह गया था। एतराज़ है हैदर, आप इत्तफाकन आपका ड्रामा देख लिया। उफ तौबा, इतनी बेहयाई! आप तो मुझे सचमुच के मियाँ बीवी लगे। मेरे गुमान तक में नहीं था कि पाकिस्तानी चैनल्स में ऐसे हया सोज सीन इतने धड़ल्ले से दिखा रहे होंगे। उसे लड़की का बार बार हैदर के गले लगना याद आया तो कान तपने लगे, जबकि हैदर खिसिया कर हंसने लगा था। अरे यार, तुम भी बहुत पागल हो। वो ड्रामा है, ड्रामा यानी नज़र का धोखा, जो हकीकत नहीं होता। मेरी असल बीवी तो तुम होगी ना? मुझे कुछ नहीं पता हैदर, आपको ऐसा करना होगा, मैं कह रही हूँ आपसे, उसने नरूठेपन से कहा। तो हैदर संजीदा हो गया। ये मेरा प्रोफेशन है ना, और मेरे करियर का वो वक्त जिसे अरूज कहा जाता है। ऐसे वक्त में ये फ़ैसला हमाकत के सिवा और क्या कहलाएगा? तो आप मेरी बात नहीं मानेंगे? अना ने सर उठाकर उसकी आंखों में झांका। वो खामोश रहा। उसकी खामोशी पे अना को गुस्सा आया था। जवाब दें हैदर, अगर मैं कहूँ नहीं तो? अना साकित रह गई। उसने आहिस्तगी से पलकें उठाकर हैदर के चेहरे को देखा, जहाँ संगीनी बेहद नुमाया थी। उसकी आंखों में बेतहाशा नमी उतर आई। वो कुछ भी कहे बगैर पलटी थी और दौड़ती हुई किचन से निकल गई। फिर इसके बाद वो उसे नज़र नहीं आई। हालांकि हैदर ने उसे देखने मिलने की बहुत कोशिश भी की, मगर उसकी कोशिश अना पे छोड़े मामा के दरोगे ने नाकाम बना दी। वो बस हर बार झुंझला कर रह गया। इस तरह दिन गुजरते गए और मेहंदी का दिन आन पहुंचा। मामू को आए भी 1 हफ्ता हो चुका था। इस दौरान सलमान सईद के घर वाले भी अलीना का प्रपोज़ल लेकर आए थे। उनसे रस्मी तौर पे सोचने को वक्त मांगा गया था, वरना फैसला तो जाहिर है अलीना का ही था। शादी पे सलमान सईद की फैमिली को भी इनवाइट किया गया था। वो दिन भी अजीब अफरा तफरी और बौखलाहट का था। हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई थी। हैदर को पहले तो अपना जोड़ा मिला ही नहीं, खुदा खुदा करके मिला तो इस्त्री के बगैर, सब कपड़ों के नीचे गोला बनाकर रखा हुआ। हैदर का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने कपड़े उठाए और तनतनाता हुआ आपी की तलाश में चला आया कि मामा के पास जाने का रिस्क नहीं ले सकता था। उन्होंने उसे तैयार न देखकर डांटना शुरू कर देना था। आपी आखिर इसे अना के कमरे में मिल ही गई थी, उसके दुपट्टे को सेट करती हुई।
येलो सूट के ऊपर सुनहरा गोटा लगे सूट पहने, येलो और गोल्डन खनखनाती चूड़ियों के हमरा वो गजब का रूप लिए निगाह को ठटकाए दे रही थी। हैदर का मूड एकदम बदला। वो होंठों को सताइशी अंदाज में सुखेड़े यकटिक मगर शरारती नज़रों से उसे देखने लगा, जबकि अना उसकी नज़रों के असर में आते ही जज्बज़ होने के साथ नर्वस भी हुई थी। हैदर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये कि अभी तक तैयार भी नहीं हुए? आप ही दुपट्टा सेट करके सीधी हुई तो उस पर नज़र पड़ी थी। कैसे होता? ये हशर देख रही है मेरे कपड़ों का, प्लीज़ प्रेस कर दें। उसने यूं ही गोला सा बने अपने कपड़े आगे किए। आप ही ऐन वक्त पे उस काम को देखकर झुंझला उठी। इसीलिए मना किया था कि आज कहीं मत जाओ, टाइम से घर आते तो ये अफरा तफरी तो ना आती। अब मैं अना की तैयारी करूँ या तुम्हारे काम? लाइए, ये एक इंतहाई फजूल सा काम मैं कर दूँ। आप मेरे कपड़े प्रेस कर दें। आप ही ने जो गजरा अना को पहनाने के लिए उठाया था वो उनके हाथ से लेते हुए वो बेनियाज से बोली, तो आप ही उसकी चालाकी पे हंसते हुए उसके कपड़े उठाकर बाहर चले गए, जबकि अना के दिल पे उसकी बेहिस्सी ने जैसे खंजर फेर दिया था। उसने एक झटके से अपने हाथ पीछे कर लिए। कोई ज़रूरत नहीं आपको इस फजूल काम के करने की, तशरीफ़ ले जाइए। सबके बावजूद उसकी आवाज़ रन से गई थी। हैदर ने बगौर उसे देखा था, फिर हाथ बढ़ाकर उसका पुष्ट पे छुपाया हाथ ज़बरदस्ती गिरफ्त में लेकर गजरा कलाई के घर लपेटने लगा। नो मेंशन, मुझे बहुत प्रैक्टिस है ये काम करने की। पता नहीं ड्रामों में कितनी बार ये सीन। उसकी बात अधूरी रह गई। अना ने एक झटके से अपनी कलाई खींच ली थी। बहुत बुरे हैं आप। वो बेसाख्ता रो पड़ी थी। हैदर ने गहरा सांस खींचकर बेबसी से उसे देखा था, फिर सर को नफ़ी में जुम्बिश दी थी। यानी अहमक भी हो? क्या मतलब है आपका? आप इंसल्ट नहीं कर सकते मेरी, वो रोते रोते चीखी। हैदर ने मुस्कुराहट होंठों में दबा ली। मोहब्बत तो कर सकता हूँ ना आप? वो हया और बेबसी के एहसास से सुर्ख पड़ी। हैदर ने बहुत दिलचस्पी से उस रूप को देखा था, फिर कुछ कहे बगैर कोट की जेब से एक अखबार निकालकर उसके आगे किया। ये पढ़ लो। क्या है ये? वो हैरान नजर आई। तुमसे मोहब्बत का एक खूबसूरत सबूत। बेवकूफ़ लड़की, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पे शोबिस को छोड़ दिया है। वो अखबार खोलकर वो शायद सुर्खी उसे दिखा रहा था, जहाँ उसकी तरफ से शोबिस से कतई ताल्लुकी का बयान था। अना ने हैरत व गैर यकीनी से साकिन हो जाने वाली आंखों से उसे देखा, जो मुस्कुरा रहा था। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगा ना कि इतनी पारसा और ख़ास लड़की का होकर भी दूसरी लड़कियों के साथ इस हद तक करीब हूँ। चाहे ये कुर्बत एक धोखा हो, मगर फिर भी गुनाह तो है ना। वो इतनी शौक थी कि कुछ बोल ही ना सकी। तभी आप ही कपड़े लिए आई। ये लो, अब जल्दी से पहन लेना, मामा का पारा चढ़ गया। ये ना हो कि अब तुम पे गुस्सा निकल जाए। वो हंसते हुए उसे कपड़े थमाकर बोली। हैदर ने कपड़े लिए, एक भरपूर मुस्कुराहट उसकी सिमत उछाली और कमरे से निकल गया, जबकि अना अपनी अहमियत, अपनी कदर व कीमत को जान लेने के बाद खुद को कितना आसूदा महसूस करने लगी थी। अगर मेरी मोहब्बत खुशबू की सूरत होती तो तुम इतनी मुअत्तिर हो जाती कि जहाँ भी जाती सारी फिजाएं महक उठती। वो दुल्हन का होश रुबार रूप लिए उसके सामने उसकी सेज पर बैठी थी, और हैदर अपने दिल में बेताबाना इजहार को उसके समातों में सरगोशी के अंदाज में उतार रहा था। निकाह के बाद वो रुखसती पे अड़ गया था, और ऐसा अड़ा था कि मनवा कर दम लिया। जब पूरी शादी की रस्में हो गई तो फिर रुखसती भी होनी चाहिए, वरना ये बेइंसाफ़ी होगी। मैं अगले 5 साल आपी की वापसी का इंतज़ार नहीं कर सकता, उसने अपने मखसूस बेधड़क अंदाज में कहा था। और मामू को पता नहीं उसकी ये साफ गोई बहा गई थी या फिर अपनी बेटी के लिए उसकी आंखों से छलकती मोहब्बत ने उन्हें उकसाया था। कुछ भी था, बहरहाल वो फातेह ठहरा था और बेहद सरशार था। अपने बेडरूम में अना के साथ तन्हाई पाते ही उसने अना के बज़ाहिर संजीदा मगर शर्मीले से अंदाज को देखते हुए मुस्कुराहट दबाकर कहा था, थैंक गॉड कि तुम्हारा मूड इस बात पे खफा नहीं हुआ, वरना क्या आपके दिल में मेरी तरफ से गिरा पड़ जाती। मैं कोई भी बात दिल में दबाकर रखने का कायल नहीं हूँ। अना, तुम एक बात हमेशा के लिए नोटिस कर लो, मैं बहुत शिद्दत पसंद हूँ। बाज़ मामलों में मुझे झूठ बोलने और सुनने से सख्त नफरत है। मेरी ज़िंदगी खुली किताब की तरह तुम्हारे सामने, इसका कोई भी पहलू तारीखी में नहीं। मैंने जितना तुम्हें जाना, तुम मुझे अपने आइडियल के नज़दीक तर लगी जब भी मैंने तुम्हें पूरी दयानतदारी से अपना लिया। देखो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई था तो मुझे अभी बता दो। सॉरी, हालांकि ये बात मुझे पहले कहना चाहिए थी। अना ने पलके उठाकर उसे देखा था, फिर संजीदगी से बोली थी, आप शक कर रहे हैं मुझ पर? नहीं, मगर चूँकि अमेरिका जैसे आज़ाद मुल्क में रही हो तुम, वहाँ का तो माहौल। हैदर, मैं जो यहाँ आपके सामने थी मैं वैसी ही वहाँ भी थी। मेरे किरदार में कहीं भी कोई झोल नहीं है। उसका लहजा आँच देने लगा था शब्द ज़फ़ाफ़ की अव्वलीन घड़ियों में। उसे हैदर के मुँह से ये बातें बहुत हर्ट कर गई थी। सॉरी अना, मेरा मकसद तुम्हें टीज़ करना नहीं था। एक्चुअली मैं ये बात तुमसे पहले करना चाहता था, मगर मौका ही नहीं मिल सका। इसके अलावा मैं समझता हूँ अगर तुम मेरे बारे में जानती हो तो मुझे भी ये हक़ हासिल है।
अना ने जवाबन कुछ नहीं कहा, सर झुकाए अपनी कलाई में भरी सोने की चूड़ियों से खेलती रही। खफा हो गई हो तो सॉरी, वो कान पकड़ कर बोला। आप आइंदा ऐसी बात कभी नहीं करेंगे, इसलिए कि जब मैं ऐसी नहीं हूँ तो फिर आप मुझे तकलीफ़ भी नहीं देंगे। उसके रसानियत से कहने पे हैदर ने मुस्कुराकर फर्म बरदारी से सर इस बात में हिला दिया था। देखा ममानी, आपका फैसला कितना मुनासिब रहा है। अगले दिन वलीमा हंगामी तौर पर ही किया गया था कि मेहमान तो सभी जमा थे, बस खाने का इंतज़ाम ही होना था। मेहमान खाना खाने में मसरूफ़ थे जब हैदर ने उनके पास आके स्टेज पे कॉपर कलर के खूबसूरत लहंगे में फ्रेश सी नज़र आती समाना की किसी बात पे बेतहाशा हंसती अना के सिमत इशारा करते हुए कदर शोखी से कहा था। सादिया ने उसकी शरारत को समझा और झिमक कर उसे धप लगा दी थी। शादी के एक हफ्ते बाद की मामू की वापसी थी। हैदर इसी दौरान हनीमून के लिए शुमाली इलाका जाना चाह रहा था, मगर अना मुतामिल थी। नहीं हैदर, प्लीज़ ये वक्त मुझे मामा पापा के साथ गुजारने दें, फिर तो बीच में इतने फासले आ जाएंगे। ओके फ़ाइन, मगर यार सारा दिन रहना उनके साथ, रात को मेरे पास आ जाया करना। मुझे गरीब का अभी तुम पे हक है। उसकी संजीदगी से कही गई बात के जवाब में वो जिस शरारती मायनी खेज लहजे में कहा, वो अना को ब्लश कर गया था। बहुत बदतमीज़ हैं आप, वो खफत से रुख फेर कर यही कह सकी। हैदर ने हंसना शुरू कर दिया। और बहुत अनरोमांटिक हैं आप। फिर दिन गुजरने का पता भी ना चला। 15 दिनों बाद मामू वगैरह के जाने के बाद 2-4 दिन तो अना बहुत अफसरदा सी फिरती रही। उसका मूड कुछ बहाल हुआ तो हैदर के पास वक्त नहीं रहा था। उन दिनों वो पापा के साथ मिलकर नई फैक्ट्री लगा रहा था। दिन में तो झलक भी नज़र ना आया करती, रातों को भी बहुत देर से आता। अगले 1.5 महीने तक ऐसी ही मसरूफियत चली थी, तब जाके ज़रा रूटीन मामूल पे आए। मेरा ख्याल है बाकी का काम मैं और सरमत संभाल लेंगे। हसन भी है, तुम ज़रा हमारी बेटी को तवज्जो दो, देखो कैसे कमला सी गई है। बल्कि ऐसा करो, कहीं घूमने जाना चाह रहे हो चले जाओ। उस रोज़ पापा ने नाश्ते की टेबल पे हैदर को मुखातिब करके कहा था। हैदर की निगाह उस बात पे अना की सिमत उठी जो पापा की बात पे खफत ज़रा सी होकर रह गई थी। इससे पहले कि वह जवाब देता, अलीना ने अपनी बात शुरू कर ली थी। आज सलमान सईद के घर वाले फाइनली जवाब लेने आ रहे हैं, इनकार नहीं होना चाहिए। उसका अंदाज हुक्म देने वाला था। चाचू की पेशानी पे बल पड़ने लगे। हम इनकार क्यों करेंगे, हम तो खुद ये चाहते हैं कि तुम यहाँ से जल्द से जल्द दफा। अलियास, पापा ने उन्हें टेम्पर लूज़ करते देखकर बेख्तियार अपना हाथ उनके हाथ पे रखा था। ये भी तसल्ली और खामोश दिलासे का एक अंदाज था। चाचू ने लब भींच लिए थे। ओके बेटा, फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक ही होगा, उन्होंने रसानियत से अलीना को जवाब दिया था। वो जवाब में कुछ कहे बगैर एक झटके से उठ गई थी। उसकी एड़ी की टिक टिक टेबल के गिर्द बैठे नफूस के असाब पे हथौड़े की मारने लगी थी। वो जा चुकी थी, मगर अपने पीछे नागवारी भरा सन्नाटा छोड़ गई थी। चाचू सर झुकाए बैठे थे। ये है जनाब हमारे टिकट्स जो पापा ने गिफ्ट किए हैं। आपकी पैकिंग मुकम्मल हो गई। वो बेड पे बेदम सी अंदाज में बैठी थी जब हैदर ने अंदर दाखिल होकर फ्रेश मूड में उसे मुखातिब किया। क्या हुआ, थक गई हो, मैं हेल्प करा दूँ? वार्डरोब खुली थी, सूटकेस बेड पे पड़ा था। बिखरे कपड़े देखकर वो यही अंदाज़ा लगा सका। ये बात नहीं है हैदर, मेरी तबीयत एकदम ही ख़राब हो गई है। इतनी वॉमिटिंग हो रही है कि इन 15-20 मिनट में ही मेरा हशर हो गया। उसके रूहान से होकर कहने पे हैदर परेशान सा होकर करीब आ गया। कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया था? उसके नफ़ी में सर हिलाने पे और एकदम फिर से उठकर मुंह पे हाथ रख के वॉशरूम की सिमत भागने पे वो मुतफक्किर नज़रों से उसे देखता पीछे चल आया। मामा को बताया, डॉक्टर के पास चली जाती। वो कुलियाँ करके बाहर निकली तो हैदर ने उसे सहारा देते हुए कहा था, मामा तो इस वक्त आराम करती हैं, मैंने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। समाना और ऐना भी कॉलेज गई हैं। वो नरहाल सी आकर बिस्तर पे तकियों के सहारे निम दराज हो गई। ओहो, तुम मुझे फ़ोन कर लिया होता, देखो ज़रा कितनी पीली हो गई हो। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, उठो। अगले ही लम्हे उसने हाथ पकड़कर उठा लिया था। उसे सहारा दिया वो बाहर लाया तो मामा जोहर के लिए वज़ू करने उठकर अपने कमरे से आई थी। उसे हैदर के सहारे चलते देखकर घबरा गई। क्या हुआ, खैरियत? मामा, वॉमिटिंग हो रही है इसे, मैंने सोचा डॉक्टर को दिखा लाऊं। वॉमिटिंग हो रही है? मामा ठटकी और उसका चेहरा खोजा, फिर मुस्कुरा दी। ये तो मुझे खुशखबरी मालूम होती है। चलो यहीं करीब से पहले टेस्ट करा ले, मेरा ख्याल है ऐसी ही बात होगी। मामा एकदम जोश में आ गई जबकि अना की आंखें खुली रह गई थी। क्या? वो हौन सी होकर पूछने लगी। मामा ने उसे लिपटाकर बेख्तियार चूम लिया। आई थिंक मैं दादी बनने वाली हूँ और तुम दोनों मामा पापा। उनके कहने पे वो पहले सटपटाई और फिर बेतहाशा सुर्ख पड़ गई। हैदर बेतरह चौंका था। रेली मामा? उसके वजह चेहरे पे बच्चों का सा इश्तियाक दर आया। मामा मुस्कुरा दी।
मुझे तो ऐसा ही लगता है बेटा, अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अभी क्लिनिक से भी जाके कंफर्म हो जाएगा। हैदर यूं ही मुतजस्सिस सा उनके साथ आया था और जब उस बात की टेस्ट रिपोर्ट के बाद तस्दीक हुई थी तो उसने जज्बात से मगलूब होकर वही मामा को गले लगा लिया था, जबकि अन्ना का तनक के रंगों से सजा सुर्ख सुर्ख सा चेहरा देखकर वो बेतहाशा हंसने लगा था। और जब वो घर आके भी यूं ही हंसता रहा तो अन्ना जिद हो गई थी। क्यों हंस रहे हैं? वो झुंझला सी गई थी। खुशी मना रहा हूँ यार, इस पर तो पाबंदी नहीं है। वो शरारती हुआ। डॉक्टर ने अन्ना को हर किस्म के सफ़र से फौरी मना करके बेड रेस्ट बताया। एहतियात ज़रूरी थी। मगर मुझे गुस्सा आ रहा है, कितना शौक था मुझे पाकिस्तान के उन खूबसूरत इलाकों को देखने का। वो रुहान-सी होने लगी थी। तुम्हारे चेहरे के तासुरात से ही तो मुझे हंसी आ रही है। हंस ले, मैं आपसे बात भी नहीं करूँगी। वो रूठ सी गई। हैदर ने फौरी तौर पर खुद पर संजीदगी तारी कर ली। कम ऑन यार, हमारा बेबी खैरियत से आ जाए फिर चलेंगे, डोंट वरी। फिर अगर तुम चाहो तो वहीं घर बना के रह लेंगी। उसका हाथ पकड़कर वो उसे बहलाने लगा और उसका ध्यान बटाने में भी कामयाब रहा था। तकियों के सहारे नेमदराज हाथ में पकड़े जूस के गिलास से सिप लेते हुए वो मुस्कुराकर सामने दीवार पर लगी खूबसूरत से बच्चे की तस्वीर देख रही थी जब उसके सैल पे मधुर सुरों में बेल होने लगी। मामा अभी अभी उसके पास से उठकर गई थी। आज वलीना की मंगनी थी, बहुत मसरूफियत थी। उसके बावजूद मामा ने उसे बेड से उठने से सख्ती से मना किया था। साइड टेबल पर धरा फ़ोन उठाने से पहले उसने पहले ग्लास हाथ से रखा था। कोई नया नंबर था। उसने कुछ देर के तजब्जुब के बाद कॉल रिसीव की थी। हेलो। उसकी आवाज़ में भी उलझन थी। अना, हाउ आर यू स्वीटी? तुमने अपना नंबर बंद क्यों कर दिया था? इंग्लिश में किया गया यह सवाल खालिस अमरीकी लहजा उसे पहचानने में उसे एक लम्हा लगा था। जेम्स? वो शशदर बैठी थी। थैंक्स गॉड कि तुमने पहचान लिया, वरना मैं तो डर रहा था कि कहीं तुम मुझे भूल गई हो। वो चहक कर कह रहा था, मगर अन्ना साकिन थी, कैसे भूल सकती थी वो उसे। एक वही तो था जो उसके तमाम तर मोहतात रवैये के बावजूद दिल शिकन हुआ था, ना पीछे हटा था। हर मौके पे कार्ड्स और फूल देकर विश किया करता रहता। मैं तुम्हारी खातिर मुसलमान भी हो सकता हूँ ना, एक बार हाँ तो करो। दोस्ती ना सही, तुम मुझसे शादी तो कर सकती हो। नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझे तुम पसंद ही नहीं हो। उसने साफ इनकार कर दिया था, मगर वो मायूस नहीं हुआ था। उनके बिल्कुल सामने वाले अपार्टमेंट में रहता था। मैं कल वापस आया तो मुझे पता चला तुम पाकिस्तान में रह गई हो। वाई? वो बेताबी से इस्तराब से सवाल कर रहा था। अन्ना होश में आई तो जैसे तैश से फट पड़ी। देखो जेम्स, मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उसके कमरे के आगे से गुजरती अलीना ठठक गई थी। उसकी समातों में अन्ना का ये आखिरी फिक्रा ही पड़ा था। उसके होंठों पे बहुत पुरस्रार सी मुस्कुराहट बिखरी, जबकि आंखों में खतरनाक सी चमक गहरी हो गई। वो तो मौका की ताक में थी, गोया ये किस्मत ने राह हमवार की थी। वो अगले ही लम्हे दरवाज़ा धकेलकर अन्ना के सामने थी, जो हाथ में सेल फोन लिए गोया पथराई हुई बैठी थी। उसे देखकर वहशत ज़दा सी हुई। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? अलीना ने हमदर्दी से पूछा। अन्ना फिलफौर संभली और फीके से अंदाज में मुस्कुराई। हाँ, आप बैठिए ना, बहुत मुबारक हो मंगनी आपकी। थैंक्स। वो तकल्लुफ़न मुस्कुराई, फिर जैसे चौंकने की एक्टिंग करते हुए कदर हिचकिचा कर बोली थी, अन्ना अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे अपना वो ज्वेलरी सेट आज पहनने के लिए दे दो प्लीज़, जो तुमने शादी पे पहना था। असल में वो बहुत बहुत अच्छा लगा था ना, मैंने मार्केट से बहुत ढूंढा मगर मिला ही नहीं। सॉरी, तुमने माइंड तो नहीं किया ना? अन्ना की तहीर से भरी निगाहों में झांक कर वो हल्के से हंसी, तो अन्ना ने अपनी हैरत पे काबू पा लिया। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो आपकी ये अपनायत बहुत अच्छी लगी। मैं देती हूँ। वो उठ खड़ी हुई और जिस पल वो रुख मोड़े वार्डरोब से लॉकर से ज्वेलरी बॉक्स निकाल रही थी, अलीना ने बहुत अजरत में अपना काम निपटाया था। रिसीव्ड कॉल से नहीं आने वाली कॉल का नंबर अपने सेल में मुंतकिल करके वो अन्ना के पलटने से कबल फारिग हो बैठी थी। थैंक्स, अब मैं चलती हूँ। अन्ना के हाथ से ज्वेलरी बॉक्स लेकर वो मुस्कुराहट उसकी सिमत उछालती हवा के झोंके की तरह से बाहर निकल गई कि उसका मकसद हल हो चुका था। ये जेम्स कौन है? अन्ना बिस्तर की चादर झाड़कर बिछा रही थी। मुलाजमा कमरे की डस्टिंग में मसरूफ़ थी जब हैदर आंधी तूफान की तरह अंदर आकर भिंचे हुए लहजे में बोला। अन्ना जेम्स के नाम पे ही सुन हो गई थी, मगर उसके चेहरे पे निगाह डालकर उसे अपना खून खुश्क होता हुआ महसूस हुआ था। कौन जेम्स? उसने सूखे होंठों पे ज़बान फेरी। कितनी बार उसके दिल में आई थी कि वो हैदर को जेम्स के बारे में बता दे, मगर हर बारी खौफ ने उसका दामन थाम लिया था। हालांकि वो इन्वॉल्व नहीं थी, मगर जेम्स की दीवानगी तो थी ना। पता नहीं वो यकीन करता उसकी बात का या नहीं। तुम्हारी आवाज़ की लड़खड़ाहट तुम्हारे झूठ का पोल खोल रही है कि जेम्स से तुम अनजान नहीं हो। क्या ताल्लुक था तुम्हारा उससे? वो घबरा कर बोला था। अन्ना का जिस्म कांपने लगा। वो बेदम से अंदाज में वहीं बैठ गई। मुलाजमा घबरा कर बाहर निकल गई थी। मेरा उसे कोई ताल्लुक नहीं है हैदर।
बस उसकी बात अधूरी रह गई थी। हैदर का भरपूर तमांचा उसके रुखसार की खाल उधेड़ के रख गया। वो उठकर गिरी थी तो कुछ देर को आंखों तले अंधेरे से छा गए। उसका सर बेड के ग्राउंड से जोर से टकराया था। अगर तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है तो तुमने अपना नंबर क्यों चेंज किया? जब उसने फिर दूसरे नंबर पर तुमसे रब्ता किया तो तुमने सेल ही ऑफ कर दिया और मेरे इस्तीफा पे तुमने बहाना लगाया कि सेल ख़राब हो गया है। उसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए वो अपने मुकाबिल खींच लाया था। इस वक्त वो कोई हवासों में नहीं रहा था। अना तो उसके वैश्याना सलूक पे गुंग हो गई थी। उसका दिमाग बिल्कुल माफ हो चुका था। गमो, गुस्से, हैरत, बेयकीनी ने उसके बोलने मज़ाहमत करने की सलाहियत भी बेकार कर डाली थी। बहुत पारसा बनती थी कि तुम जैसा और कोई नहीं। ये है तुम्हारे काले करतूतों की निशानियाँ। उसने पैर दर पैर उसे थप्पड़ रसीद करने के बाद जाने कहाँ से एक लिफाफा बरामद करके उसके मुंह पे दे मारा था। कर दो इनकार कि ये तुम नहीं हो। बोलो झूठ, बोलो। वो पागलों की तरह से चीखता हुआ अब अपने ही बाल नोच रहा था जब दरवाज़ा खुला और हफ्ता हो खीज़ा, मामा, चच्ची और समाना ऐना वगैरह गिरती पड़ती अंदर आई थी। यकीनन मुलाजमा ने जाके उन्हें उस झगड़े की इत्तला दी थी। क्या हुआ? क्या हो गया? क्यों पागल हो रहे हो हैदर? खुले बिखरे बालों और तमांचों के निशानों से सूझे चेहरे, वहशत से पथराई हुई आंखों वाली अना और बुफरा हुआ वैश्य रूप लिया हैदर उन सबको शशदर कर दिया। इससे पूछिए मामा, इससे पूछिए, इसे मैं ही मिला था बेवकूफ़ बनाने को। वो लपक कर उन तक आया और बेरब्त से अंदाज में उन्हें झंझोड़ कर चलाने लगा। मामा मज़ीद परेशान हो गई। हुआ क्या है आखिर? और हैदर, तुमने अना को मारा, हाथ उठाया उस पर? मामा को दुख के शदीद एहसास ने मुस्तरिब कर डाला था। हाँ, मारा मैंने। मैं इसे जान से भी मार दूंगा। इसने मुझसे ऐसा घिनौना खेल कैसे खेला मामा? ये देखिए इसके करतूत। वो यूं ही कराने के बाद कहता झुककर कारपेट पे गिरा लिफाफा उठाकर उसमें से तस्वीरें निकालकर उन्हें दिखाते हुए गोया रो सा पड़ा था। देखिए मामा, इसने कितना बड़ा धोखा दिया मुझे। ये इतनी लूज करैक्टर थी तो इसने खुद को इतना खास बनाकर क्यों दिखाया था मुझे? और मामा बस उन तस्वीरों पे एक नज़र ही डाल सकी। उनका चेहरा यकलख्त सफ़ेद पड़ गया था। उन्होंने एक नज़र अन्ना को देखा जिसकी तबाहकुन हालत पे तरस आता था, मगर वो खामोश क्यों थी? अन्ना, ये सच है? उन्होंने तस्वीर उसके सामने की जिसमें मुख्तसर लिबास में जो लड़की जेम्स की बाहों में झूल रही थी वो अना नहीं थी, मगर उसका चेहरा था। उसने वैसे ही पथराई हुई नज़रों से तस्वीर को देखा था और खामोश रही थी। कुछ बोलो, अपनी सफाई पेश करो अना, फॉर गॉड सेक। मामा उसकी पोजीशन में फ़र्क न आते देखकर गिड़गिड़ाते हुए रो पड़ी। तब उसके होंठ कांपे थे। ये सच नहीं है। झूठ बोलती हो, बकवास करती हो, अपना गुनाह छुपाने की खातिर। हैदर ने नफरत से फनकारते हुए उसे एक गलीज़ गाली दी थी। अना ने उसे देखा था, फिर भीगी मगर मजबूत आवाज़ में बोली, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। ना मैंने कोई गुनाह किया है जिसे छुपाना मेरी मजबूरी ठहरे। जेम्स मुझे पसंद करता था, वो मुझसे शादी करना चाहता था और मैंने उसे इनकार कर दिया। एंड दैट्स इट। दैट्स इट? वो हकारत से बोला। तुम पहले उसे पहचानने से इनकारी थी, अब तुमने उसे ना सिर्फ पहचाना बल्कि ये भी तस्लीम किया कि वो क्या कुछ चाहता था। अभी ये भी मानोगी कि ये तस्वीरें तुम्हारे कमज़ोर लम्हों की गवाह हैं और इन्हीं कमज़ोर लम्हों की निशानी वो जो तुम्हारी कोख में पल रही है, जिसे तुमने मेरा बच्चा बना दिया। बात सख्त थी, इतनी सख्त है कि वो बर्दाश्त की हर हद से गुजर गई। उसे पता भी नहीं चला और वो इस ट्राई अंदाज में चीखती हुई उस पर पल पड़ी थी। बकवास बंद करो, इतना घटिया इल्ज़ाम। हैदर ने उसके तैश पे इश्तियाल में आते हुए उसके उठे हुए हाथ को अपने पंजों में दबोचा और नहायत सफाकाना अंदाज में उसे पीछे की जानिब धकेल दिया था। अपना ये मकरूह चेहरा लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाना, मैं तुम्हें तलाकनामा भेज दूंगा। मामा को नज़रअंदाज करता वो पैर पटकता हुआ कमरे से निकल गया। मामा गिरते ही बेहोश हो जाने वाली अना को चाची और समाना वगैरह के साथ बदहवासी के आलम में संभाल रही थी, जबकि आंधी तूफान की तरह कमरे से निकल कर जाते हैदर ने एक बार भी पढ़कर अलीना के फातहाना चेहरे की आसूदा मुस्कान को नहीं देखा, जो आग लगाकर तमाशा देखती बेहद लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। किसी की भी समझ में नहीं आता था कि ये सब हुआ क्या है। हैदर उस दिन से गायब था तो अना की हालत इतनी ख़राब थी कि उसे किसी ने कुछ पूछने का हौसला ही नहीं किया था। पापा बेहद परेशान थे तो मामा आने वाले वक्त को सोच सोच कर लर्जे जाती। एक चाचू और चच्ची ही थे जो ढार्स बंधाते, मगर हरास कम ना होता था। वो कहाँ चला गया है? उसे बुलाओ प्लीज़, उसे समझाओ ये सब क्या हो गया है। मामा जब्त होकर दिन में पता नहीं कितनी बार रो पड़ती। सच्ची बात है भाभी, मेरा तो दिल ही नहीं मानता। इतनी प्यारी और मासूम सी बच्ची है ना, खुदा जाने कौन दुश्मनी कर रहा है। चच्ची ने कहा था और जो दुश्मनी कर रही थी वो साथ वाले कमरे में बैठी थी। अना के सेल से नंबर लेकर उसके जैम से रब्ता करना कुछ मुश्किल नहीं था। वो उसे एक बेवकूफ़ सा लड़का लगा था जो अना की तलब में हर हद फलांग सकता था। उसने जेम्स को समझाया था कि अगर वो इस किस्म की तस्वीरें भेज दे तो उसकी ये ख्वाहिश वो पूरी करा सकती थी।
अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। जेम्स ने बड़ी आसानी से यह काम कर लिया कि कंप्यूटर के दौर में यह बाएं हाथ का खेल था। कब तक मुझे अना का साथ मिल जाएगा? उसने तस्वीरें पोस्ट करके उसे फ़ोन करके पूछा था। ये तो तुम्हारी कार्यकर्दगी पर मुनहसर है। और जेम्स हैरान रह गया था। क्या मतलब? उसने जवाबन बहुत बेसब्री से सवाल किया था। तुम यहाँ आ सकते हो? मतलब पाकिस्तान? हाँ, इससे ये होगा कि जो काम शायद देर से हो वो जल्दी मिनटों में हो जाएगा। भले फिर तुम अना को साथ लेकर वापस जाना। अलीना ने उसे ऐसा लालच दिया था कि वो सोच में पड़ गया था। एक्चुअली मेरे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं है, उसे बनने में भी टाइम लगेगा। डोंट वरी, मगर तुम आ जाओ और हैदर को यकीन दिलाओ कि तुम और अना एक दूसरे में इन्वॉल्व थे। गुड, मैं ऐसा ही करूँगा। वो बेतहाशा खुश हो गया था और अलीना उसी हद तक मुतमईन। इसी दौरान अलबत्ता उसने जैम से 2-3 मरतबा कॉल करवाई थी हैदर को, और गोया जलती आग पे तेल छिड़कने का काम जारी रखा था। जब तो हैदर की नफरत और गुस्सा और गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। उस दिन वो बहुत दिनों बाद घर लौटा तो उसकी अपनी हालत भी बहुत तबाह हो रही थी। आंखों के नीचे गहरे हल्के और बेतहाशा सुर्ख आंखें उसकी रत जगहों की गवाह थी। तो बड़ी हुई शेख और शिकन आलूद महिला लिबास खुद से बढ़ती गई लापरवाही का उसे देखकर मामा का तो कलेजा दहल गया था। जब भी उसे समझाने कायल करने के इरादे से बेख्तियार आवाज़ दे ली। क्या हाल बना लिया अपना? कुछ तो ख्याल करो बेटा, मोहब्बत करते हो उससे जब ही तो। मामा, नाम मत लें उसका मेरे सामने। उसके कड़े लहजे में इतनी नफरत थी कि मामा गुंग सी होकर उसे टकर टकर देखती चली गई। है कहाँ वो इस वक्त? उसने दांत भींचकर बहुत नागवारियत से गोया उसका तज़किरा किया था, फिर गहरे तन से खुद ही बोला था। वापस तो नहीं भेजा होगा आपने उसे? यकीनन हम तुम्हारी तरह से ना तो जज्बाती हैं ना ही अहमक। मामा को भी गुस्सा आ गया था जब भी बहुत तल्खी से बोली, और वो इतनी ही अकारत से फनकारा था। अच्छा किया, वरना शायद मैं उसे फिर से वापस ले आता। उसकी सज़ा यही है कि वो यहीं रहे। मैं उसे ना तो अब अपनाऊंगा ना ही छोड़ूंगा। अगर छोड़ूंगा तो गोया उसकी ज़िद पूरी होगी, वो वहीं गुलछड़े उड़ाने में आज़ाद होगी जिसकी वो आदी रही है। उसकी सुर्ख आंखों में उस पर गोया लहू उतर आया। उसके लहजे की सफाकी पे मामा कांप सी गई थी, तो उसकी बदगुमानी पे उन्हें रोना आ गया। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो हैदर, तुम्हें अना वाकई वैसी लगती है जैसी तुम्हें बताई गई? एक गवाही दिल भी तो देता है हैदर। तुम्हारे दिल ने क्या गवाही दी? तुम शौहर हो उसके, और शौहर अपनी बीवी की हरकतों, सकनात और रवैये से ही उसके अखलाक व किरदार, उसकी शर्म हया के पैमाने को जान सकता है। बड़ी आसानी के साथ क्या तुमने वाकई उसे अखलाक व मज़हब से बेराह पाया है? मामा ने उसे खामोश पाके एक और बहुत गहरी बात कही थी। तभी वो तलमला उठा था। यही तो बहरूप है उसका मामा। उसने मुझे धोखा देने को खुद को यकसर पर्दों में छुपाकर मेरे आगे पेश किया। क्यों? क्या मजबूरी थी उसकी? मामा का लहजा गहरा तन समेट लाया। फिर वो उसी तंजिया लहजे में बात बढ़ाकर गोया उसकी अकल पे मातम करते हुए बोली थी। देखा जाए तो ऐसे कोई लाल नहीं लगे थे तुम में हैदर कि वो तुम पर डोरे डालती। तुम्हारे पास अगर दौलत थी तो उसके पास भी कमी नहीं थी। तुम अगर खूबसूरत थे तो तुमने जेम्स की तस्वीरें देखी नहीं, वो भी कम खूबसूरत नहीं था। उसकी खातिर मुसलमान भी हो रहा था। फिर ये सब जानते हैं कि तुम अना में इन्वॉल्व हुए थे। इतनी खरी खरी सुनकर हैदर जज्बज़ हुआ था। तुमने उसकी आंखें देखी हैं हैदर? नहीं देखी तो देख लेना। मैं तो बस इतना जानती हूँ, झूठे लोगों की आंखें वैसी नहीं होती। और हाँ, तुमने बहुत हर्ट किया उसे। किरदार पे तो जो हमला किया सो किया। उसके बच्चे को ही तुमने नाजायज़ बना डाला। बहुत हर्ट हुई थी वो, और अबॉर्शन करवाने पे तुली हुई थी। बड़ी मुश्किल से समझाया बुझाया उसकी जहनी तबाही का अंदाज़ा कर लो ज़रा। उसने ये इतला पे वो बहुत बुरी तरह से चौंका था। फिर बहुत तज़हीक कमेज़ लहजे में घरा कर बोला था। क्यों रोका था आपने? करवाने दिया होता। ये मेरा सिर्फ तब का ख्याल नहीं, मैं अब भी यही सोचता, बल्कि यकीन रखता हूँ। हमने हर फैसला अपने रब पे छोड़ दिया है हैदर, वही बेहतर इंसाफ करने वाला है। मगर एक बात याद रखना, पाक दामन औरतों पे इल्ज़ाम लगाना, वो भी बगैर तहकीक के गुनाह कबीरा में शुमार होता है। हैदर ने उनकी बात सुनी थी और सर झटक कर सीढ़ियाँ फलांग गया। मामा आंखों में उतरी नमी पहुँचने लगी। उठो बेटा, कुछ खा लो। वो बेदम से अंदाज में लेटी हुई थी। जब मामा ने आके प्यार से उसका सर सुलाया, उसने बेदिली और बेतवजही से उन्हें देखा, जो ट्रे में नाश्ते की लवाजमात लेकर आई थी। उस दिन के बाद से ही अना का क़याम समाना के कमरे में था। हैदर से एक बार भी सामना नहीं हुआ था। यह इत्तला ज़रूर मिल गई थी कि वो घर वापस आ गया है। मुझे भूख नहीं है, प्लीज़। ना बेटा, ऐसे नहीं कहते। तुम्हें तो इन दिनों खुराक की बहुत ज़रूरत है। कुछ खाओगी तो बच्चा भी सेहतमंद होगा ना, उन्होंने नरमी से कहते हुए प्लेट में स्लाइस रखते हुए कहा, जबकि उस एक मोहब्बत भरे फिक्रे ने उसकी जहनी रूह बहका दी थी। जब वो उसे ज़बरदस्ती जूस पिला रहा था और वो पीने पे आमादा नहीं थी। अभी कुछ देर पहले तो आपने दूध का गिलास पिलाया, अब इतनी जल्दी जूस?
वो मुंह बसोर रही थी। अभी कुछ देर पहले वो लॉन में उसके साथ वॉक करती हुई आई थी, जबकि हैदर ने मुसलसल उसे सहारा दिए रखा था। फिर भी उसकी सांसें अतल पतल हो रही थी। देखो बीवी, ये तो तुम्हें पीना पड़ेगा। तुम्हारी खुश खुराकी ही मेरे बच्चे को सेहतमंद और खूबसूरत बनाएगी ना। और जो मैं फूल कर गुब्बारा हो जाऊंगी वो? उसने आंखें निकाल कर पूछा था। हैदर हंसने लगा था। तुम जितनी भी मोटी हो जाओ मुझे वैसे ही प्यारी लगोगी अन्ना डार्लिंग। लेकिन मैं आपके साथ चलती हुई तो अच्छी नहीं लगूंगी, लोग बातें बनाएंगे। हैदर उसे बातों में लगाकर ध्यान बटाना चाह रही थी। हैदर ने उसे घूर के देखा था। और मैं तो जैसे लोगों की बातों में आ ही जाऊंगा। तुम्हारी मोहब्बत मेरे नज़दीक कभी नहीं बदलेगी जाने मन। ये लो खाओ मेरी बच्ची। फिर आज तुम्हें चेकअप के लिए भी जाना है, याद है? मामा की आवाज़ उसे सुहाने माजी से खींच लाई। उसके होंठों से बेख्तियार सिसकी निकल गई थी। सब झूठ था, बिल्कुल झूठ। वो फूट फूट कर रोने लगी, जबकि मामा बौखला कर उसकी जानिब लपकी थी। तुम आज ऑफिस नहीं गए? मामा मुलाजमा से सफाई करा रही थी जब वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे डाइनिंग हॉल में आया। ब्लू जीन्स पे वाइट शर्ट, फ्रेश शेव। वो कल की निस्बत बहुत फ्रेश नज़र आ रहा था। मामा को बुरी तरह से सिसकती हुई है ना याद आई तो मलाल मज़ीद बढ़ गया। अभी कितनी मुश्किलों से उसे चुप करा के जितनों से कुछ खिला कर आई थी, ये कहकर कि तैयार होकर नीचे आ जाए। नहीं, और जाने का इरादा भी नहीं है। तबीयत ठीक है? मामा को फितरी परेशानी ने घिरा, जबकि हैदर को जैसे उस सवाल ने आग लगा दी थी। बाहर में डालिए हमें आप, बस आप अपनी उस सगी का ख्याल रखिए। हमारा आपसे क्या वास्ता? कल से उन्हें किसी साय की तरह से अना को साथ लगे देखकर वो जैसे अब तक सुलग सुलग कर आधा रह गया था। मैं माँ हूँ तुम सब की। फिर जिस बच्चे के साथ ज़्यादती या इंसाफ़ी होती हो, माँ की फितरी मोहब्बत और हमदर्दी अपने उस बच्चे के साथ बढ़ जाती है। उन्होंने गोया उसकी अकल पे मातम करके उसे समझाया, मगर वो मज़ीद भड़क गया था। फिर तो आपकी ये मोहब्बत और हमदर्दी मेरे साथ होनी चाहिए थी। ज़्यादती और जुल्म मेरे साथ हुआ है, ये तुम्हारा ख्याल है बेटा, वरना हकीकत इसके बरक्स है। तुम जुल्म और ज़्यादती करने वालों में शामिल हो। मामा, वो पूरी कुव्वत से दौड़ा। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ और कहता, अना की चीखों की आवाज़ पे मामा के साथ वो भी चौंका था। चीखें इतनी दिलखराश और दिलदोज़ थी कि वो किसी तरह भी खुद को बदहवासी से दौड़ती मामा के पीछे जाने से नहीं रोक सका। वो यकीनन सीढ़ियों से फिसल कर नीचे गिरी थी और अब माही बेआब की तरह मचलते हुए जैसे दर्द से बेहाल थी। उसने मामा के तो हाथ पैर ही छुड़वा दिए। समाना और अलीना कॉलेज थी, चाचू और पापा ऑफिस। एक ले दे के चाची ही थी जो मामा की तरह आवाज़ ही खो सकती थी। ऐसे में ना चाहते हुए भी हैदर को आगे बढ़ना पड़ा और जब वो उसे गाड़ी में डालकर करीबी क्लिनिक ला रहा था तो उसके दांत भींचे हुए थे। आपने उसे अबॉर्शन नहीं करवाने दिया ना? जब भी उसने ये हरकत की है, वो किसी भी सूरत जान छुड़ाना चाहती थी इस मुसीबत से। मगर एक बात आप मेरी लिख लें, रख लें, अगर बच्चे को कुछ हुआ तो मैं इसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस वक्त अना को डॉक्टर के पास अंदर ले जाया गया और मामा कांपते हुए दिल से दुआ कर रही थी, उसने सर्द घराहट ज़दा आवाज़ में कहा था। मामा ने चौंक कर आंसू भरी मगर तंजिया नज़रों से उसे देखा। अगर देखा जाए तो तुम्हारा इस मामले से ताल्लुक़ वास्ता नहीं है हैदर। तुम उस बच्चे को अपना बना मानने से इनकार कर चुके हो। वो इस बात पे बुरी तरह से घबराया था। आपने कसम खा रखी है कि मुझे कदम कदम पे जलील करना है। इंसान के अमाल और हरकतें ही उसे जलील भी करवाती हैं। तो फिर आपकी वो चहेती भी अपनी हरकतों की वजह से जिल्लत सह रही है। वो तेज़ लहजे में दू बदू बोला। तो मामा ने खुद पुरसुकून रहकर भी उसे आग लगा दी थी। कभी ये आजमाइश भी होती है अल्लाह की तरफ से। आपको उस पर इतना यकीन क्यों है? वो बुरी तरह झुंझलाया। इसलिए कि मैंने तुम्हारी तरह से आंखें बंद नहीं कर रखी। हाँ, पागल हूँ ना मैं, वो भुना कर कहता उस वक्त गुस्से में पड़कर चला गया था, जबकि मामा फिर से गिड़गिड़ाकर सब खैरियत के अल्लाह से दुआ मांगने लगी। आपको मुझ पे किसी किस्म का शक तो नहीं है ना बब्बू? प्लीज़ ट्रस्ट मी। मैं आपके पास आ रही थी सीढ़ियाँ उतर कर कि एकदम चक्कर सा आ गया। बहुत संभाला ना चाहा खुद को, मगर उसमें आने के बाद वो मामा से सामना होने पे उनके हाथ थाम कर नकाहत से बोली थी। उस वक्त तक पापा और चाचू भी अस्पताल पहुंच गए थे और चाची भी। इसलिए तो तुमसे हर वक्त कहती हूँ बेटा कि खाने पीने का ख्याल रखो, अपने आप को संभालो। थैंक गॉड कि कोई नुकसान नहीं हुआ। बच्चे का बच जाना भी एक मोजज़ा ही है, वरना तुम पे लगे इल्ज़ामों में एक और का इजाफा हो जाता। उनकी आवाज़ भर आई। अना की आंखें भीग गई। मैं ऐसे गुनाह का सोच भी नहीं सकती। वो तो पता नहीं कितनी मखदूश ज़हनी हालत में मैंने वो बात कह दी थी जिस पे मैं पता नहीं कितनी बार रब से माफ़ी मांग चुकी हूँ। उसे सिसक कर बोली तो मामा ने उसका सर थपक कर तसल्ली दी थी। हाँ मुझे पता है, मगर वो नहीं यकीन करता। अब भी कह रहा था तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। मामा के अफसुर्दगी से कहने पे अना ने होंठ भींच लिए थे। फिर बहुत देर बाद आहिस्तगी से बोली, उन्हें अब मेरे किसी भी अमल से, किसी भी बात से गर्ज नहीं होनी चाहिए।
ऐसा नहीं कहते बेटा, अल्लाह तुम दोनों की जल्द मसहलत करवा दे, इसी में हम सबका सुकून है। मगर जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया, इसके बाद मेरे दिल में कोई गुंजाइश नहीं निकल रही है बब्बू। अल्लाह बेहतर करेगा बेटा, तुम ज़्यादा मत सोचो। मैं तो यही सोचकर बहुत परेशान रहती हूँ, ये आग आखिर किसकी लगाई हुई है। अकेला वो लड़का, क्या नाम है उस अंग्रेज़ का, वो तो नहीं सब कुछ कर सकता। उसे इस घर का एड्रेस किसने दिया, उसे हैदर का नंबर किसने दिया होगा। जिसने भी किया, बात सारी ये है बब्बू कि मेरा नुकसान हो चुका, उसने रकत भरी आवाज़ में कहा और करवट बदल ली, जबकि मामा अफसुर्दगी से उसे देख कर रह गई थी। उदास, बेकैफ और तवील, जितने भी तवील दिन सही, मगर बहरहाल गुजर गए थे। उसकी डिलीवरी नज़दीक आई तो सादिया भी अमेरिका से चली आई और अन्ना को देखकर उन्हें सही मायनों में धचका लगा था। फ़ोन पर बहुत ज़ब्त, हौसले और बर्दाश्त का मुजाहरा करने वाली अन्ना भी बुरी तरह से बिखर गई थी। कुछ ऐसी वहशत से रोई कि सादिया की घबराहट और परेशानी दो चंद होकर रह गई। क्या हुआ है मेरी जान, क्या हो गया है तुम्हें? उन्होंने रोती बिलखती अन्ना को देखा था, जबकि महर हाउस के बाकी तमाम अफराद चुप साधे मुजरमाना से अंदाज में सर झुकाए आस पास बैठे थे। अन्ना को अपनी जज्बाती कैफियत पर शर्मिंदगी सी महसूस हुई तो उनसे अलग होकर खुद को संभालते हुए आंसू पूछने लगी। कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे ही आपको इतने अरसे बाद देखा था ना। सादिया ने बस सरसरी से उसकी बात सुनी और कान नहीं धरा था और सवालिया निगाहें मामा पे उठाई थी। आप बताइए मुझे, मेरी बेटी के साथ क्या हुआ? ये खुश नहीं रही है। मुझे फ़ोन पे कभी इसकी आवाज़ फ्रेश महसूस नहीं हुई थी। सब बता देंगे सादिया, तुम सफ़र से थकी हुई आई हो, पहले फ्रेश हो लो, खाना वगैरह खाओ, फिर बात करते हैं। मामा बेचारी नज़रें चुराकर नदामत भरे लहजे में बोली तो सादिया फट सी गई थी। कमाल है, यानी मेरी गुलाब के फूल जैसी तरोताज़ा शादाब बेटी हड्डियों का ढांचा बनी हुई मिली है। मेरा ज़ब्त हौसला जवाब दे रहा और आप मुझे खाने और फ्रेश होने का कह रही हैं। उनके लहजे में बरहमी, तलखी के साथ साथ अजीब सी बेबसी ने नमी भी भर दी थी। अन्ना होंठ कुचल रही थी। काम डाउन सादिया, मैं आपको बताता हूँ, आप दूसरे कमरे में आ जाइए प्लीज़, पापा ने उठते हुए रसानियत से कहा तो सादिया लब भिंचे एक झटके से उठी थी और मीटिंग रूम में सोफे पर उनके साथ बैठी। पापा ने गो के बहुत धीमे अंदाज में सारी बात बताई थी। इसके बावजूद सादिया का चेहरा ज़ब्त की ज़्यादती से दहक गया था। इतना बहुत कुछ हो गया और आपने हमें बताना भी गवारा नहीं किया। हमारी बेटी इतनी गिरी पड़ी थी कि उस पर जिसने जो चाहा इल्ज़ाम लगाया और सज़ा भी सुना दी। मुझे बताइए भाई साहब, आपने हमें मरा हुआ समझकर आगाह करना ज़रूर नहीं समझा? वो तो गमो गुस्से की ज़्यादती से जैसे रो पड़ी थी। पापा लाजवाब से हो गए। मैं अभी अली को कॉल करके यहाँ बुलवाती हूँ और हम फौरी अन्ना को अपने साथ ले जा रहे हैं। डिलीवरी हो जाए तो हम तलाक भी ले लेंगे। हमें अंदाज़ा है कि हमारी बेटी कैसी, हम कोई सफाई नहीं पेश करेंगे उसकी तरफ से। उन्होंने यखरख उठकर खड़े होते हुए अपना फैसला सुनाया था, जिसे सुनते ही उनके पीछे उनकी बुलंद आवाज़ को सुनकर वहाँ आई अन्ना का रंग एकदम से सफ़ेद पड़ गया था। वो लड़खड़ाकर 2 कदम 3 कदम आगे बढ़ी थी कि सादिया ने सरत से बढ़कर उसे थाम लिया और नरमी से सोफे पर बिठाते हुए उसकी पेशानी चूमी थी। रिलैक्स हो जाओ बेटा, तुम्हारी आजमाइश अल्लाह ने ख़त्म कर देनी है। मामा, वो सिसक उठी थी। मामा, मैं आपके साथ वहाँ नहीं जाऊँगी। इसमें बब्बू का या किसी और का कसूर नहीं है। मैं खुद ही तब भी वहाँ आपके पास नहीं आई थी। मामा प्लीज़ समझिए, अगर मैं आई डोंट केयर जैसे अंदाज़ों तासुरात के साथ आपके फ़ैसले जैसा फ़ैसला करती तो गोया इस बेबुनियाद इल्ज़ाम की स्याही को अपने माथे पे दाग की तरह सजा लेती, जो मुझे गवारा नहीं था। मामा अब भी नहीं है। मुझे अब अपना किरदार बहुत अजीज़ है। मैं यहाँ रहकर अपनी बेगुनाही और पाक दामनी साबित हो जाने के खुदाई फ़ैसले का इंतज़ार करूँगी। सादिया शशते रह गई थी, फिर उसे खुद से लिपटाकर भराई हुई आवाज़ में बोली थी, मैं तुम्हें लम्हा लम्हा मरते हुए कैसे देखूँ मेरी बच्ची। सब ठीक हो जाएगा मामा, और आई प्रॉमिस विद यू कि जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगी। उसने उनके गले में बाहें डालकर उन्हें तसल्ली दी तो सादिया का दिल इतना बोझल था कि वो मुस्कुरा भी ना सकी थी। सलमान जैसे ही यूएई से आते हैं, हमारी भी शादी की डेट कंफर्म हो जानी है। अलीना ने मुस्कुराकर गोया उसे इतला दी। वो गुमसुम बैठा सिगरेट के गहरे कश लेता रहा। अलीना ने बगौर उसे देखा था। क्या बात है, कहाँ गुम हो? हाँ कहीं नहीं। वो जैसे गहरी नींद से चौंका और फिर गुम हो गया। मैंने सुना है तुमने पेप्सी के कमर्शियल को मना कर दिया। बहुत बड़ा मार्जिन था उस कंपनी का। हमाकत नहीं की तुमने? नहीं, मैं कभी भी कोई हमाकत नहीं करता, उसने जवाबन रखाई से कहा और गोया इससे ज़्यादा खुद को यकीन दिलाया। मगर वो ये ना देख सका उसकी इस बात पे अलीना कितने तमस्कुर से मुस्कुराई है। इतने अरसे शोबे से अलग रहकर फिर से अटैच होते होते तुम्हें तो अपनी साख बनानी चाहिए। ये लापरवाही महंगी पड़ सकती है। कितने अरसे? सिर्फ चंद माह, उसने कड़वाहट से जवाब दिया था। अलीना गहरा सांस भर के रह गई।
इस वक्त वो ऐसे ड्रामे के सेट पे थे जहाँ दोनों का ही किरदार था और ये किरदार भी हैदर को अलीना ने ही दिलवाया था, क्योंकि मरकज़ी किरदार नहीं था मगर पावरफुल किरदार ज़रूर था। शूटिंग के बाद वो रात 11 बजे थका हारा वापस आया तो महर हाउस की तकरीबन सारी ही लाइटें ऑन थी। घर के बेशतर अफराद जो उस वक्त तक सो जाते थे वो भी जाग रहे थे। वो ठट के बगैर नहीं रहा। कुछ खास बात? उसने किचन से चाय के भाप उड़ाते मग उठाए निकलती ऐना को रोक कर इस्तफार किया। नहीं, आपके लिए तो बिल्कुल ख़ास नहीं है। ऐना का लहजा किसी कदर तल्खी और खफगी लिए हुए था। जब से ऐना के साथ उसने ऐसा किया था जहाँ बहुत सारे लोगों का रवैया उससे बदला था, उन्हीं में एक ऐना भी शामिल थी। चलो वहीं बता दो जो तुम्हारे लिए ख़ास है। उसने भी जवाबन तंज का तीर बरसाया तो ऐना ने ठंडा सांस भरा था। ऐना को अस्पताल लेकर गई हैं मामा और ममानी, एंड दैट्स इट। आप खाना खाएंगे? वो कितने सरसरी से अंदाज में बताकर अब उससे अगला सवाल कर रही थी। हैदर को जैसे आग लग गई। अना अस्पताल गई है डिलीवरी के लिए और मुझे किसी ने इन्फॉर्म करना भी गवारा नहीं किया। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? आपका उससे कोई ताल्लुक वास्ता होता तो आपको इन्फॉर्म किया जाता भाई। आप तो उस बच्चे को भी अपना मानने से इनकार कर चुके थे। इसके बाद कोई गुंजाइश बाकी थी? ऐना सही मायनों में फुनकारी थी। हैदर को आईना दिखाया जाना बुरा लगा था जब ही चीख पड़ा था। शट अप, जस्ट शट अप ऐना। साहबजादे क्यों चिल्ला रहे हैं? पापा जो उसी वक्त अस्पताल से घर आए थे उसे घर आते देखकर मदाखलत कर गए। देखा पापा, ये ऐना कह रही है कि मैं सुन चुका हूँ, कुछ ऐसा गलत भी नहीं कह रही है। उन्होंने उसकी बात काट दी थी। फिर ऐना को मुखातिब करके बोले थे, बेटा आपकी मामा कह रही हैं उनके कमरे में एक बास्केट तैयार करके रखिए। जल्दी में जाते हुए भूल गई, वो ज़रा ला दे मुझे। पापा आप भी? ऐना के जाने के बाद वो सदमे से चूर आवाज़ में बोला तो पापा ने दस्तगी से उसे टोका था। क्या मैं भी? बाप होने के नाते मेरा हक था कि मैं वहाँ अस्पताल में मौजूद होता। आप लोग मानिए इस बात को कि आपने ज़्यादती की है मेरे साथ। तुम्हें अपने किए कहे अल्फाज भूल गए हैं हैदर। पापा ने गोया उसे मलामत की थी। वो नज़रें चुरा गया था। तो गुस्से में कह दिया था मैंने पापा, वरना ये बात तो मैं जानता था कि ये मेरा ही बच्चा है। अगर वो गलत थी तो अपने माजी में मगर। शट अप हैदर। पापा तय से कांपने लगे थे। लाइए ये मैं लेकर जाता हूँ, आप यहीं रहिए। आईना बास्केट लेकर आई तो हैदर ने आगे बढ़कर लेनी चाहिए मगर पापा ने नहायत बरहमी से उसके हाथ से झटक दिए थे। कोई ज़रूरत नहीं है ये एहसान करने की, और ख़बरदार जो तुम वहाँ आए, याद रखो तुम्हारा उस बच्चे से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। उन्होंने बास्केट ऐना के हाथ से ली थी और फुनकान के कहते चले गए। वो तलमला कर रह गया था। कहाँ जा रहे हो? वो तैयार होकर सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया तो पापा जो लाउंज में बैठे अखबार पढ़ रहे थे उसे टोका। मेरा ख्याल है आपको इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, मैं मरूं चाहे जीऊं। वो जवाबन बेहद नाराज़गी से बोला। उसका गुस्सा अभी तक उतरा नहीं था। वो अस्पताल बच्ची की पैदाइश की इत्तला पाकर ही गया था मगर वहाँ सादिया ममानी ने उसे ना बच्ची को देखने दिया था न हाथ लगाने। वो कार्ड पे बच्ची को लेने झुका था। अना को उसने सरे से इग्नोर कर दिया था जब सादिया ने उसकी इस हरकत पर तलमलाकर उसका हाथ कार्ड से झटक दिया था। क्यों आए हो? उनका लहजा सर था। अपनी बेटी को देखने। और क्यों? वो जवाब में नखवत से बोला था। ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये तुम खुद कह चुके, फिर क्या लेने आए हो? ममानी में तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है हैदर। जितना दुख तुमने हमें देना था वो दे चुके, अब बस यहाँ से चले जाओ। आप मुझे मेरी बेटी से मिलने से रोक नहीं सकती। वो गुस्से से चीखा तो पापा ने मदाखलत की थी। हैदर जाओ यहाँ से, मैंने कहा भी था तुम्हें कि यहाँ मत आना। पापा आप सब मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। वो रोआनसा होने लगा था इतनी तजलील पे। जो तुमने किया है ये इसके जवाब में कुछ भी नहीं है। अभी तुम इंतज़ार करना कि हम और क्या करते हैं। सादिया ने शोले बरसाती नज़रों से उसे घूर कर कहा। वो जवाब में कुछ कहे बगैर झटके से पड़ गया था। तुमने सुना नहीं है हैदर, मैंने क्या कहा है? उसके अनसुनी करके आगे बढ़ जाने पे पापा ने अखबार टेबल पर रखकर खुद बढ़ के उसका रास्ता रोका। औलाद सरकश और नाफरमान हो तो वालिदैन के लिए दुनिया में ही सज़ा बन जाती है। आराम से बैठ जाओ, तुम्हारा आज घर पे रहना ज़रूरी है। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है जो मुझे घर पे बांध रहे हैं? वो झुंझला गया था। ये झुंझलाहट बहुत बढ़ रही थी आजकल। उसकी बच्ची हूबहू उसकी हम शक्ल थी और मामा का कहना था बच्ची उससे हैरत अंगेज़ तौर पर इतनी मुशाबत कुदरत का इंसाफ था। अना पे लगाया गया उस इल्ज़ाम का उसे मुंह तोड़ जवाब, और वो बच्ची को देखकर इतना जज्बज हुआ था कि हद नहीं। तुम्हारे मामू आ रहे हैं आज उस लड़के जेम्स के साथ। जो भी बात होगी तुम्हारे सामने होगी। पापा की बात पे वो शॉक्ड रह गया था। जेम्स? वो कहाँ से मिल गया उन्हें? तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि वो उनके सामने वाले अपार्टमेंट में रहता था। पापा का लहजा तंजिया था। आज सलमान के घर वाले भी आ रहे हैं शादी की तारीख फिक्स करने, सो प्लीज़ इस किस्म का फजूल खटखड़ा आप फिर किसी दिन खड़ा कीजिएगा। अलीना जो लातलकी से सारी बात सुन रही थी उस आखिरी बात पे सुन सी हो गई थी मगर फिर खुद को संभाल कर नागवारी से कहा, तुम इन लोगों को मना कर दो, ये मामला आज ही हल होगा। बच्ची की सारी ज़िंदगी का फैसला है।
चाचू को बेटी की बात पे बेहद नागवारी महसूस हुई थी जब भी गुस्से से कहा था, मगर अलीना की तो गोया सर पे लगी थी। एक बार फिर अना को उसकी ज़ात पे फौकियत दी जा रही थी। मेरी भी पूरी ज़िंदगी का फैसला होना है आज पापा, वो मुश्तिल होकर चिल्लाई थी। चाचू ने तेज़ नज़रों से उसे देखा था। ठीक है, बुलवा लो तुम भी आज उसे, ये घर छोटा नहीं है कि कहीं भी उन्हें बिठाकर तारीख दे देंगे। अलीना को बेहद तौहीन महसूस हुई तो लब हिंच उठकर वहाँ से चली गई। उसका ज़हन ये सोच कर शल हुआ जा रहा था, जेम्स ने अगर कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो। वो बेचैनी से जेम्स का नंबर डायल करती रही, मगर उसका नंबर बंद था। अलीना के पास अब इसके सिवा कोई चारा नहीं रह गया था कि वो ना सिर्फ खुद राह फरार ढूंढती बल्कि सलमान सईद को भी आज के दिन मीर हाउस आने से मना कर देती। जिस वक्त जेम्स और मामू आए सब बहुत बेचैनी से गोया उन्हीं के मुंतजिर थे, सिवाय हैदर के जिसे पापा ने एक तरह से बांध के बिठाया हुआ था। अना कहाँ है? जेम्स ने ड्राइनिंग रूम में आकर बैठने के बाद चंद मिनट बाद ही मतलाशी निगाहों को इधर उधर भटका कर पूछा तो हैदर की आंखें दहक उठी थी। विल यू शट अप? तुम होते कौन हो उसका नाम लेने वाले? ज़बान खींच लूँगा तुम्हारी, वो भड़क कर बोला। तो जेम्स ने खाइफ नज़रों से उसे देखा था। आप कौन है? हैदर को उसके सवाल ने आग से लगा दी। मैं कौन हूँ? इस घर का मालिक और अन्ना का शौहर। चाहूँ तो एक लम्हे में तुम्हें उठाकर बाहर फेंकवा दूँ, वो घराते हुए बोला। उसका बस नहीं चल रहा था जेम्स का खून कर डाले। अलीना कहाँ है? उन्होंने मुझसे कहा था कि माँ, वो एकदम ज़बान होंठों में दबा गया, जबकि ड्राइंग रूम में मौजूद तमाम नफूसी अखबारगी चौंक से गए, सिवाय मामू के जो जेम्स से उससे कबल ही सारी हकीकत जान चुके थे। अलीना? तुम अलीना की बात कर रहे हो? कैसे जानते हो उसे? पापा बहुत ज़ोर से चौंके थे। उन्होंने खुद कांटेक्ट किया था मुझसे और कहा था कि वो फिर अटक गया। क्या कहा था? बोलो। हैदर तिलमिलाकर उस तक आया और उसका गिरेबान पकड़कर झटका देकर अपने मुकाबिल खींच लिया। जेम्स चटपटा गया। बिहेव योरसेल्फ हैदर, छोड़ो उसे और आराम से बैठकर बात करो, पापा ने बरहमी से कहते आगे बढ़कर जेम्स को उसकी गिरफ्त से ज़बरदस्ती निकाला। आराम से बैठकर बात करूं इस कमीने से जिसने मुझे ज़हनी अजियत का शिकार करके रखा हुआ है? वो बरहम हुआ तो पापा ने तंजिया कारदार नज़रों से उसे देखा था। इसमें कसूर भी तुम्हारी कुछ फहमी का था हैदर। सोचो, सिर्फ तुम ही बदगुमान हुए थे अना से, तो क्यों? वो लब खींचकर धुंधलाई नज़रों से उन्हें तकने लगा। फिर जेम्स से बोला था, वो तस्वीर और अन्ना से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ था? और उस सवाल को पूछते हुए वो कैसे कुंद छुरी से कटा था ये वही जानता था। अन्ना के साथ मेरा ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो सिर्फ कैमरे की सफाई और कंप्यूटर की महारत का कमाल था। ये अलीना का प्लान था। उसने मुझे कहा था इस तरह अन्ना को उसका हस्बैंड डाइवोर्स देगा और मैं उसे अपना सकूँगा। जेम्स जैसे जैसे बोल रहा था वैसे वैसे हैदर का चेहरा सुर्ख पड़ता जा रहा था, जबकि चचा और चची किसी से निगाहें मिलाने के काबिल भी नहीं रहे थे। मामा शॉक्ड थी। हमें अंदाज़ा नहीं था अलीना इतना भी गिर सकती है, मगर उसने ऐसा क्यों किया? मम्मा इस शौक से निकली तो हैरत से बोली थी, आपके इस निकम्मे बेटे की खातिर। इसी ने इसे भी अपनी मोहब्बत का फरेब दिया होगा, जब भी उसने अपनी इंसल्ट का बदला इस तरह चुकाया। पापा के लहजे में हनूस दंड था। हैदर एहतजाज भी ना कर सका, वो अभी तक उस इंकशाफ की जद में था, सन्नाटों में घिरा हुआ था। जेम्स बेटा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी बेटी के दामन के इस दाग को साफ करने में हमारी मदद की। मामू ने उठकर जेम्स का कांधा थपक कर आसानिया से कहा तो वह अचंभे से उन्हें तकने लगा। अब आप यहाँ से दफ़ा हो जाइए और आइंदा कभी नज़र मत आइएगा, हैदर ने फनकार कर कहा तो जेम्स उठ खड़ा हुआ। ओके फ़ाइन, मैं माजरत चाहूँगा कि मेरी एक जज्बाती हमाकत ने आप सबको ज़हनी अजियत में मुब्तला किया, उसने कहा और पढ़कर चला गया। कमरे में महीब खामोशी थी। मैं साबरों के कबीले से हूँ, मगर मेरा रब वो मुहतसब है कि सारे हिसाब रखता है। अन्ना ने बहुत खामोश निगाहों से लाचारी की कैफियत में बिस्तर पर दराज अलीना की जानिब देखा था, जो आंखों में आंसू लिए उसके सामने हाथ जोड़े माफ़ी की तलबगार थी। जब मुझे पता चला जेम्स तुम्हारे पापा के साथ पाकिस्तान आ रहा है तो मैंने सोचा था मैं साफ मुकर जाऊंगी। मैं उस जीती हुई बाजी को इतनी आसानी से हारना नहीं चाहती थी, मगर अल्लाह जब चाहे बहुत आसानी से हमें शिकस्त से दो चार कर देता है। हमारी सारी मकारी, चालाकी और फरेबी के बावजूद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं घर से निकली तो डिस्टर्ब थी उसी जहनी इंतशार के बायस। वो एक्सीडेंट हुआ था जिसने मुझे से मेरा तकब्बुर, मेरी हस्ती का गुरूर छीनकर मुझे लाचार और माजूर कर दिया। सलमान सईद ने जब ये कहकर मुझसे हर ताल्लुक़ ख़त्म किया कि वो एक अपाहज लड़की के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, तो मुझे अंदाज़ा हुआ ये ज़्यादती नहीं, मेरे अमाल की सज़ा है। मैंने अगर किसी पाक दामन पे घिनौना इल्ज़ाम लगाया था तो मुझे खमियाजा भुगतना था। मैंने तुमसे हैदर को छीनना चाहा। कुदरत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीनकर मुझे बता दिया कि इख्तियारात मेरे पास नहीं, उसी रब की मलकियत है। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि तुमसे माफ़ी मांगूँ, मगर फिर भी तुम आला ज़र्फ़ हो ना,
मुझे माफ़ कर दो तो शायद मेरा मलाल, मेरा इज़्तिराब कुछ टल जाए। वो रो पड़ी थी। अना ने उसके हाथों पे अपना हाथ रखकर नरमी से दबाया। अगर मेरे माफ़ कर देने से तुम्हारे दिल का बोझ कम हो जाता है तो मैंने तुम्हें माफ़ किया अलीना। मैं दुआ करूँगी अल्लाह भी तुम्हें माफ़ करे, अना ने नरमी से कहा। तो अश्क निदामत अलीना की आंखों से बह निकले थे। अना, वो बच्ची का फीडर तैयार करके किचन से अपने ध्यान में बाहर आई थी। हैदर के पुकारने पर ठटकी, मगर उसे रूबरू पाते ही उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। अना प्लीज़ मेरी बात सुनो। उसे एक कदम बढ़ाते देखकर वो तड़प के उसकी जानिब लपका। सबको माफ़ कर दिया, उस फसाद की जड़ अलीना तक को। क्या मेरा कसूर इतना ही बड़ा है कि तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? वो इतनी बेचारगी से बोला था, मगर अना के चेहरे के तासुरात नहीं बदले। हाँ, नहीं कर सकती माफ़। मेरे दिल में अब आपके लिए कुछ भी बाकी नहीं है, ना नफ़रत ना मोहब्बत। ऐसा तो मत कहो है ना, जो कुछ हुआ वो गलत फहमी की बिना पर था। मेरी जगह अगर तुम होती तो यही करती। पता नहीं क्या करती, मैंने कभी सोचा नहीं, उसने नखवत से जवाब दिया। मामा बता रही थी कल तुम लोगों की फ़्लाइट है, क्या चली जाओगी मुझे छोड़कर? वो अजीब सी बेकरारी से बोला। अना तमस्कुर से हंस पड़ी। अगर मैं कहूँ मैंने उस एक दिन का शिद्दतों इंतज़ार किया है तो? हैदर का चेहरा फीका पड़ गया। ख़ास देर बाद वो बोला तो उसका लहजा बेहद बोझल था। मैं तुम्हारी बेअतनाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, मर जाऊंगा इस दुख के साथ। अना मज़ाका उड़ाने के अंदाज में हंस पड़ी, फिर तमस्कुर से बोली थी। हैदर साहब, ये सिर्फ अफसानवी बातें हैं, कोई किसी के बगैर नहीं मरता, आप भी नहीं मरेंगे। मैं भी यही समझती थी कि आपकी बेअतनाई के साथ मर जाऊंगी, मगर जिंदा हूँ। हैदर ने डूबती नज़रों से उसे देखा और सर को नफ़ी में जुम्बिश दी थी। मैं मर जाऊंगा ना, मुझ में इतना स्टैमिना नहीं है। तो फिर ठीक है, मर जाओ, अना ने नरूठेपन से कहा और उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई। हैदर को सकता हो गया तो उसे जैसे यकीन न आया था अना उसे ये सब कह गई है। वो हवासों में लौटा तो एक वहशत सी उसके अंदर भर गई थी। हैदर ने खुदकुशी की कोशिश की थी, बहुत बड़ी मिकदार में। उसने ख्वाब आवर गोलियां खा ली थी। अगली सुबह जब वो उठा नहीं तो मामा के दिल को हौल से उठे थे। उसे जगाने गई तब उसका कारनामा खुला था। उसे फ़ौरन अस्पताल पहुंचाया गया, मैदा वॉश किया गया, मगर डॉक्टर्स ने कोई अच्छी उम्मीद नहीं दिलाई थी। दवा के मज़र असरात उसके नर्वस सिस्टम को अपसेट कर सकते थे। उसी रोज़ अना और मामू ममानी को वापस भी जाना था, मगर अब सबको हैदर के सिवा सब कुछ भूल गया था। अना तो जब से सुना था उसका कलेजा मुँह को आ रहा था। वो डिस्टर्ब था कई महीनों से। अना को तो सबकी हमदर्दियाँ और फेवर हासिल थी, जबकि वो हर तरफ से लानत मलामत की जद में था। उसकी ज़हनी हालत यकीनन बहुत अबतर हो चुकी थी। उस पर अना की वो फजूल बातें, वो यकीनन बहुत डिस्टर्ब हो गया था। उन्हें कुछ ना हो या अल्लाह, उन्हें कुछ ना हो। वो सजदे में गिरी, बस यही दुआ किए जा रही थी। अगर हैदर को कुछ हो जाता तो भला वो खुद को माफ़ कर पाती, और अल्लाह को यकीनन उसकी मज़ीद आजमाइश मंजूर नहीं थी। जब भी हैदर ख़तरे से बाहर आ गया था। कैसी तबीयत है आपकी? वो सबसे आखिर में उसके सामने आई तो इन चंद घंटों में ज़हनी अजियत और मुसलसल गिरियावजारी उसके चेहरे व आंखों से आया थी। हैदर खामोशी से उसे देखता रहा। तुमने मुझे माफ़ कर दिया? उसने पूछा और वो रो पड़ी थी। बहुत ज़िद्दी हैं आप, अपनी बात मनवाने को किसी भी खतरे को मोल ले लेते हैं। अगर आपको कुछ होता तो मैं भी ज़िंदा न रहती। सारी नाराज़गी खफकी लम्हों में ख़त्म हो गई थी कि वह उसका मिजाज की शिद्दतों से आगाज़ जो हो गई थी। शुक्र है कुछ नहीं हुआ। वो जैसे हल्का पुल्का होकर हंस पड़ा। आप हंस रहे हैं? कैसे जान निकाली थी हमारी? अना उसे घूरने लगी। तुमने भी अपना फैसला सुनाकर निकाली थी। वो बदला चुकाने लगा। वादा करें अब ऐसा कभी नहीं करेंगे, ना मैं आपसे खफा होंगी ना आप मुझसे बदगुमान। इसलिए कि जहाँ मोहब्बतें हों वहाँ अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। अना के कहने पे हैदर ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथ में देकर उम्र भर का ये अहद दिल की गहराइयों से कर लिया था। और ये था आज का नावल उम्मे मरियम का। होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। हीरो स्टार्टिंग में मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब स्ट्रॉन्ग था, करैक्टर उसका अच्छा था, लेकिन जब उसने उस पर शक किया तो मुझे बहुत उस पर गुस्सा आया, मतलब। और फिर उसने जितना रिएक्ट किया, उसको इतने थप्पड़ मारे और इतनी फजूल गोई की ना, वो बहुत ओवर लगा मुझे। मतलब इंसान में थोड़ी बहुत अक्ल होनी चाहिए, इतना भी नहीं, ओवर एक्ट नहीं करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती हैं, हम सोच रहे होते हैं कि ये अच्छा होगा, वही इंसान मतलब कुछ ऐसा कर जाता है कि हमें हैरान होते हैं, कि हम कहते हैं कि यार हमने इससे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये कर सकता है। लेकिन खैर, ये दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो हम हर किसी से कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मार्जिन रखना चाहिए था हीरो को भी। लेकिन नावल अच्छा था, नॉट बैड।
नॉट रियली गुड, इतना अच्छा भी नहीं था, तो मतलब इतना बुरा भी नहीं था, मतलब आप लोग समझ ही रहे हो ना। तो सही है, फिर इतना काफ़ी है आज का कोटा पूरा हुआ। आपको जो नावल देना था मैंने आज दे दिया। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।